तो चलिए एक बार फिर मैं आपके सामने इस प्रोग्राम में आया हूं और एक बार फिर मैं हंसी का खजाना लेकर आया हूं, हंसी का पिटारा लेकर आया हूं जो आप लोगों को पसंद है। इस कोरोना के पीरियड के बाद में कोई किसी को हंसा दे तो बहुत बड़ी बात होती है। जहां आप समझ गए होंगे, आप तो देख भी चुके हैं कि मैं किसको लाया हूं। आपके उनके चित्र को, चेहरे को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये हफ्ता हमारा, ये संडे बहुत गुब्बारों की तरह मुस्कुराता हुआ जाएगा। तो जी हाँ, राजू श्रीवास्तव जो अपने आप में बहुत टैलेंटेड हैं, अपने आप में वही एक हंसी के बादशाह रखते हैं, कॉमेडी के बादशाह, जिसको मैंने पिछली बार इवन सुदेश भोंसले जी को भी कहा था। अपने आप में टोटल एंटरटेनर हैं। ये दूसरा वो आर्टिस्ट है जो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हुए भी मैं इसको मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं कहूँगा, इसको मैं एंटरटेनर कहूँगा। राजू श्रीवास्तव, जिसके साथ मैं 40 सालों में काफ़ी इनको देख चुका हूँ। हर प्रोग्राम में मुझे हंसी बगैर मैं नहीं रह सकता था। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको अभी उनसे मिलवा देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं राजू श्रीवास्तव से। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया? नहीं, कानपुर से आया। मैं हूँ राजू श्रीवास्तव। अच्छा, यही है, यही सारा क्रिएशन होता है, सारा लिखना पढ़ना एक्टिंग। हो नहीं, शक्तिमान तो मैंने भी किया है, लेकिन ये ऑफिस पहले से बढ़िया हो गया। कहाँ है मुकेश जी? नमस्कार। मुकेश जी कहाँ हैं? मुकेश जी कहाँ हैं? हम आ गए भैया, हम आ गए। हो ये एक भैया फोटो तो देख लें। अच्छा हाँ, शक्तिमान में हम भी तो थे, धुरंधर सिंह। मुकेश जी नमस्ते। हाँ, थोड़ा देर से आए मगर आ गए हैं। देखिए हाँ, थोड़ा सा बिजी थे। अच्छा, इनको प्रणाम कर लें। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। हाँ, जब हमने काम किया था तब मुकेश जी का ये वाला रोल था, ये वाला। मुकेश जी हम आ गए भैया। ऐसा लगता है कुंभ के मेले से बिछड़े मिल रहे। नहीं या फिर तुम्हारे साथ नहीं चलता, मैं किसी और के साथ नहीं करता इस तरह से, बट तुम हो उसके लायक। आइए बैठिए, बैठ के बहुत सी बातें करनी। धन्यवाद। खर्चा किया है? इनकम टैक्स तो ज्वाइन नहीं कर दिया? नहीं, अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है ना। दिल से बनाया। राजू, ये ऑफिस में जब भी कोई आता है कहता है बहुत अच्छी वाइब्रेशंस मिलती है। और अब तो आजकल आप गेस्ट को बोलने भी दे रहे हैं। सुनिए, खुश हो गए होंगे आपकी इस बात को सुनकर। खुश हो गए ना। ये बात फिर से बोलता हूँ आपको भी और आपको भी कि मैं बोलने नहीं देता हूँ, क्योंकि हम बातें करते हैं और बातों में ये टोका टोकी तो होती ही रहती, तब तो मजा आता है। अदरवाइज तो लगेगा कि प्रवचन सुन रहा हूँ। चलेगा। आपको इंटरफेयर करूँ? चलेगा करना। तुम तो एक्सपर्ट हो, तुम तो हर इंटरफेरेंस का, तुम बॉल को सिक्सर भी मार सकते हो, फोर भी मार सकते हो। सो राजू, इट्स नाइस दैट यू हैव कम। मैं काफी टाइम से पब्लिक की डिमांड थी, भाई राजू श्रीवास्तव को बुलाना। राजू तुमने पुकारा हम चले आए। नहीं साहब, बहुत लेट आए। काफी टाइम से तेरी वेट हो रही थी। ऐसा नहीं कि बुलाया और फटाक से आ गए, बट मैंने बुलाया। हमारी भैंस ने बच्चा दिया था। अच्छा, तो जरा उसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा था, दूध निकाल रहा था। गजोदर भैया। So Raju, we worked together in Shaktiman also. और we worked, not only worked, मैं तुम्हें उस टाइम से शक्तिमान में आपने मुझे बुरा आदमी बनाया था। बुरा आदमी, लेकिन उस बुरे आदमी में तुम्हारा पहचान, कॉमेडी निकलती थी और तुम्हारी पहचान बनी थी। उसमें तुम्हारा नाम था धुरंधर सिंह, और पहले तुम पॉपुलर हो गजोदर सिंह। नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा लगा था लोगों को। अभी और आप गंगाधर। मैं ऊपर से देखो, धुरंधर, गंगाधर, गजोधर, तीन धर मिलके तो धर वाइब्रेशंस तो आएंगे। याद है किसी ने एक नेता से पूछा कि साहब धरना है, तो नेता ने कहा कहाँ? तो बोले आपके गाल पे। इस शख्स की कॉमेडी मैं इसलिए एंजॉय करता हूँ, इसकी मिमिक्री। मैंने बहुत मिमिक्री आर्टिस्ट देखे हैं। आई थिंक तुम्हारे से पहले दिलीप दत्त हुआ करते थे, जॉनी विस्की हुआ करते थे। मैं उस जमाने में शायद स्कूल या कॉलेज में था, तो फंक्शनों में शंदुगढ़ हॉल पता नहीं कहाँ जाके मैं इतना हंसता था। लेकिन उसके बाद में ये शख्स आए और इनकी जो खासियत है ना, जो इनके मुंह पे बोलता हूँ, ये अपने जोक पर खुद हंसते हैं। मैं भाई किसी के भरोसे नहीं हूँ।
खुद कर लेते हो। खुद बनाओ हंस लो। नहीं बट उससे एक लेकिन चीज, खुद बनाएंगे खुद हंस लेंगे तो पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट कौन करेगा ये भी है, लेकिन एक बात है कि तुम हंसते हो ना, उसी में मजा आ जाता है। हाँ, लोग क्योंकि देखो वर्ल्ड में, हमारे इंडिया में नहीं है, ये हमारे इंडिया में घुसता जा रहा है पॉप म्यूजिक। वहां पर जब कोई आता है ना पॉप सिंगर, तो पहले ही बोलता है मतलब क्लैप करो। अरे क्लैप क्यों करें, पहले परफॉर्म करो फिर क्लैप करेंगे ना। नहीं और कुछ चीजें करते हैं पॉप सिंगर। जैसे? वो आएंगे, ऑडियंस तो आ गई दोपहर से, और इसको आना है 6 बजे, ये आएगा 8 बजे, और आते ही पहला जुमला क्या होता है, इनके कुछ जुमले एकदम फिक्स होते हैं। Okay. वो उनको बोलने ही बोला है। आते ही क्या बोलता है, आर यू एंजॉयिंग? आर यू तो एंजॉयिंग? जो लोग सामने बैठे बोले अभी प्रोग्राम शुरू तो हुआ नहीं यार, ये कह रहा है एंजॉयिंग। अच्छा, कभी कभी एक लाइन और बोल देते, उससे मैं टेंशन में आ जाता हूँ। कैन यू सिंग विद मी? क्या मेरे भरोसे है क्या? यही मैं कहता हूं कि हमारे देश के सिंगर्स की ये अच्छी प्लस पॉइंट है कि हम कहते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, फिर लता जी ने एक श्लोक पढ़ा नहीं और लोग अपने आप क्लैप करते हैं, अपने आप, खुद से कहना नहीं पड़ता है। कहना नहीं पड़ता। यहाँ लोग मांगते हैं तालियां। वैसे ही लाफ्टर में या फिर आपको अगर कॉन्फिडेंस, लोगों ने तो इसके शेर बना रखे हैं, वो ससुराल ही क्या जिसमें साली ना हो, वो खाना ही क्या जिसमें ताली ना हो, और वो प्रोग्राम ही क्या जिसमें ताली ना हो, बजाइए भीख मांग ले। ये भीख मांग, मैं इसको लिटरली बोलता हूँ, मेरे को पसंद नहीं आती जब आजकल के जितने एंकर्स हैं वो यही करते हैं। पर एक और बात मुझे जो पसंद नहीं आती है कि तुमको भी मालूम है कि तुम बोलते हो, अभी तुमने मजाक में कहा कि लोग हंसे ना हंसे, मैं खुद हंस लूं, समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी को बिठा दिया जाता है कुएं के बीच में और मशीन की तरह। So the reason this is from foreign, ट्रेंड चल रहा है, बाहर का है हमारे आइडिया। क्योंकि हम जब अपने अपने घरों में जब हम लोग शो देख रहे होते हैं, कोई कॉमेडी शो, और उसमें इतना बड़ा जोक नहीं था या इतना बड़ा पंच नहीं था, और उसमें सामने वाला बंदा हंस हंस के गिरा जा रहा है, तो वो थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है। ये बात है, खुद को महसूस होता है, अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, ये छोटे से पंच में इतनी जोर से क्यों हंस रहा है, तो या तो उसके लाफ्टर उन्होंने शो के बाद लिए, लाफ्टर शो के बाद लिए, और फिर उनको एडिट करके डाला है, या मतलब यहाँ हंसने के पैसे दिए जाते हैं। हंसने ये तो तुम मेरे से ज्यादा जानते हो क्योंकि तुम भी उधर से गुजर चुके हो, तुम गुजर चुके। सो राजू, हम अपने इस एसोसिएशन की शुरुआत करते हैं उन दिनों से जब तुम आए होगे बॉम्बे इंडस्ट्री। कहाँ से? कानपुर से। कानपुर में के बाद मैं और पब्लिक भी जान, तुम्हारे जोक्स में तो पब्लिक गिर के हंस के गिर चुके, बट मैं अपने प्रोग्राम में ये बताना चाहता हूँ कि ये शख्स कहाँ से आया, कहाँ पैदा हुआ, कैसे बड़ा हुआ, कहाँ चेंज किया, कहाँ ट्रेन का दूसरा गियर पकड़ा, चौथा गियर गाड़ी का किया, और कहाँ आज पहुँचा। थोड़ा सा मुझे बिगिनिंग तुम्हारी इतिहास सुनाओ। बिल्कुल। मैं कानपुर, मेरा जन्म हुआ कानपुर, बॉर्न बॉटअप हूँ। तो एक साधारण सा घर जहाँ सब कायस्थ परिवार, जो श्रीवास्तव, जावल, सिन्हा, सब सरकारी नौकरी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और बिजनेस उतना नहीं कर पाते हैं, सरकारी नौकरी। तो सबके घरों में होता है कि बच्चा पढ़े लिखे और सरकारी जॉब में मिल जाए, लग जाए, चाहे क्लर्क बन जाए। क्लर्क भी बन गया तो फिर तो रिश्ते भी आ जाएंगे फटाक से, शादी के रिश्ते। हाँ, शादी के रिश्ते आ जाएंगे। और सरकारी नौकर को इसलिए प्रेफर करते हैं, बोलते भाई पेंशन मिलती है, जिंदगी भर सिक्योर्ड है। हाँ, सिक्योर्ड है। तो उसी तरह से मेरे यहाँ भी यही सोच रही होगी पेरेंट्स की। लेकिन तब तक मुझे शौक हो चुका था। सबसे पहले तो मेरे घर पे टीवी था नहीं, तो रेडियो पे सुनता था, रेडियो पे इंदिरा गांधी की आवाज। Really? तो इंदिरा गांधी की आवाज में अपने दोस्तों को सुनाता था। तो उसको मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा अगर इस देश के काम आता है तो मैं ये समझूंगी, ऐसा कुछ करके सुनाता था। हाँ, तो सब क्लास में सब मेरे साथ के पढ़ने वाले लड़के तो ऐसे करके देखते थे, ये कैसे याद कर लेते यार, ये कहाँ से ना रेडियो से सुन के। अच्छा, वो तुम्हारी शुरुआत हो गई। मेरी शुरुआत हो गई। अच्छा, तब तक तो पापा को अच्छा लग रहा था, घर में कोई आए, घर में तुम, हाँ, घर में कोई आए, चाचा वगैरह आए, तो पापा बोलते थे, हाँ भाई चलो इनको इंदिरा गांधी की आवाज सुनाओ, राजू चलो ट्रेन की आवाज सुनाओ। फटाफट से, उनको मालूम नहीं था कि वो पंगा ले रहे हैं, आदत बढ़ा रहे हैं, आगे उल्टा पड़ने वाला है। तो तब तक तो शौकिया था। फिर अगर मैं अपना याद करता हूँ तो मुझे कमेंट्री के लिए ले जाते थे। कमेंट्री? हाँ, मैच होते थे, क्रिकेट मैच, मोहल्ले वाले मैच, मैच। हाँ, इस स्कूल का इस स्कूल से,
कक्षा 12 का कक्षा 11 से मैच उसमें, तो उसमें कमेंट्री करने के लिए, अच्छा कमेंट्री के लिए मैं ही क्यों, तो मैं अब याद करता हूँ क्योंकि मुझे इंटरव्यू में बताना होता है, तो मुझे ध्यान आता है कि मैं सीधे सीधे कमेंट्री नहीं करता था, मैं उस प्लेयर के घर की बातें भी जानता था, तो वो कमेंट्री में मैं उसको भी सेट कर देता था, मसाला डाल के इन बिटवीन। बहुत अच्छी गेंद और इसे उठा दिया है दिनेश ने, और बहुत अच्छा भाग रहे हैं, इस साल स्कूल की फीस भी नहीं दे पाए हैं, और इनकी साइकिल भी चोरी हो गई थी, हालांकि इस बार कहा गया घर में, घर वालों ने कहा है कि इस साल पास हो गए तो ठीक है, नहीं तो ये सब छोड़ देना, दुकान में बैठना शुरू कर देना। फिर से ये दूसरी गेंद, विनोद उसके पीछे भाग रहे हैं, बहुत अच्छा भाग रहे हैं, स्कूल से भी अक्सर भाग जाते हैं, टोपी गिर गई उसको नहीं उठा रहे, बॉल के पीछे भाग रहे हैं, टोपी साले पहले उठा लो, चोरी हो जाएगी, घर में डांट भी खाओगे। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए, और एक बार फिर से अब जो है, अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर संतोष बैटिंग के लिए जा रहे हैं। संतोष के पिछले मैच में बहुत कम नंबर आए थे, और हाई स्कूल पिछली बार फेल भी हो गए थे, 9th में खैर नकल करते हुए पकड़े भी गए थे, कोई बात नहीं, अच्छी गेंद, अब बहुत अच्छा ड्राइव किया, और उसके पीछे भाग रहे हैं, तो वो प्लेयर जो वहाँ खेल रहा होता तो उसको सुनाई पड़ता था, वो स्पीकर लगे होते, तो वो पहले तो ऐसा सीरियसली खेल रहा होता था, जहाँ ये नाम आता था कि हाई स्कूल में फेल हो गए हैं, और ये तो वैसे कर अरे यार सीधे सीधे बोलो, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। तो उसके घर की बातें सब बता देते थे उसमें। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, और ये इनका आखिरी मैच है, इसके बाद ये लोग यहाँ से शिफ्ट होने वाले हैं, और फिर ये इसके बाद लखनऊ ही चले जाएंगे, ये शायद इनका आखिरी मैच है, आज इनकी धुलाई भी होने वाली है, क्योंकि घर वालों ने कहा था शाम 4 बजे तक आ जाना, 8 बज रहे अभी तक यहीं पर हैं, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, विजिटर। तो तुम उसको टोटली मिर्च मसाला बना के उसको इंटरेस्टिंग कर देता था। तो यही तेरी शुरुआत हुई वहीं से? एक तरह से ये शुरुआत हुई। अच्छा, फिल्मों का पता नहीं था उस समय, फिल्में देखना हमारे यहाँ अलाउ नहीं था। मैं हर किसी से सुनता हूँ राजू, हाँ। चाहे वो सुदेश भोंसले हो, चाहे और हो, बोलते सुदेश मुझे बोल के गए थे कि मेरे पिताजी थे ना, बहुत बड़े पेंटर थे, हाँ, फिल्मों के पोस्टर बनाते थे, लेकिन हिंदी गानों से भड़कते थे, बोल हिंदी गाना नहीं सुनने का, हिंदी फिल्मों के सबका ही मैंने देखा। घर सिचुएशन क्या थी, जैसे आप समझे मेरे फादर है, हम बैठे हैं, टीवी तो था नहीं, रेडियो है, अब रेडियो में गाना लगा हो, गाना आ गया, हम तुम एक कमरे में बंद हो, अब पापा लग रहा है कि कैसे इस कमरे से भागे या क्या करें, या अमर अकबर एंथोनी गया, ओ हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे। अच्छा, तो पापा के सामने रोमांटिक गाना कैसे सुने, लड़का बिगड़ जाएगा। अच्छा, फिल्मों में मेरी माताजी ने कभी फिल्म नहीं देखा, उनको ही बताया गया कि फिल्मों में हीरो हीरोइन सब चिपका चिपकी होता है, हाँ, और उसमें वो वाले सीन भी होते हैं, गंदे वाले सीन भी होते हैं। अच्छा। तो लड़का भी पढ़ेगा नहीं, पढ़ने में इसका ध्यान नहीं लगेगा। अच्छा, लोग बोलते इसको आगे, हाँ, कि फिल्म में सब गंदा दिखाया जाता है। तो उस समय सोचो, मदर को बताया जाता है, आज की फिल्मों का बताया जाता है, ये गिर जाएगी कि वो तो नहा धो लेते हैं वही। तो ये तुम्हारे मतलब इस घर में तुम्हारे पसंद, फिर कैसे निकले वहां से, कैसे तुम्हारा अलाउ नहीं? अब मैं अपने क्लास में बैठा हूँ, और मेरे क्लास में एक लड़का था, उसका नाम याद है मुझे, संतोष करके था। तो वो पूरे क्लास के अंदर अब उसने बेल्ट निकाली, अपनी बेल्ट निकाल के चक्कर लगा रहा है, कितने आदमी थे, वो 2 और तुम 3, सुअर के बच्चों, हाँ हाँ, ऐसे कुछ करे। तो मैं इन्फिनिटी ना, मुझे हीन भावना हो रही है, तो मैं ऐसे, सब लोग हंस रहे हैं, अच्छा सब हंस भी रहे हैं, और सबसे ज्यादा खराब तब लगे जब लड़कियां भी उसको इम्पोर्टेंस दे रही हैं। को एजुकेशन था, गर्ल्स भी थी, गर्ल्स कह रही हैं कि ए संतोष वाला सुनाओ ना, कितने आदमी थे वाला सुनाओ ना, होली कभी सुनाओ ना, ए संतोष वो सुनाओ ना। तो तुम्हें जेलसी फील हुई? तो मुझे बोला यार, संतोष जिस दिन नहीं आया तो उस दिन क्लास में कह रही है आज बहुत बोरिंग हो रहा है ये वो। अब मैं ऐसे देखूं, लड़कियों को देखूं, फिर उसको देखूं। फिर जब स्कूल ख़त्म हुआ तो मैं संतोष के पास गया, हमें संतोष एक बात बताओ यार, ये कितने आदमी थे, वो 2 तुम 3, सुअर के बच्चों, ये क्या चीज़ है? मुझे तुम्हें पता भी नहीं था। हाँ। शोले वाले को देखा भी नहीं, फिल्में नहीं देखी थी कभी। अरे आप फिल्में नहीं देखी? तो हमने कहा क्या चीज़ है ये तुम कहाँ से लेकर आए? लिख के लाते हो तुम? लिख के लाते। हाँ, या अच्छा तेरा क्या होगा कालिया, तो ये तुमने बोला तो इससे क्या होता है? हाँ, तो उसने बोला फिल्म है। तुमने कहा
अच्छा फिल्म फिल्म क्या चीज़? अच्छा फिल्म कैसे? फिल्म क्या चीज़? तो अरे तुम कितनी उम्र थी तुम्हारी उस वक्त? मैं 8th में पढ़ रहा था। 8 हाँ 14-15 साल की उम्र। 12-13 साल। तो हमने कहा फिल्म क्या चीज़? तो उसने बोला जब तुम स्कूल से घर आते हो तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पड़ती है रास्ते में। तो हमने कहा हाँ कोल्ड स्टोरेज जैसी। कोल्ड स्टोरेज नहीं, वो कोल्ड स्टोरेज नहीं है, उसके अंदर दिखाते हैं। तो हमने कहा अच्छा वहाँ से तुम याद करते हो ये? तो बोला हाँ। तो हमने कहा कोई भी देख सकता है क्या, मतलब जो चाहे वो देख सकता है? तो बोले वहाँ पैसे लगते हैं। हमने अच्छा कितने पैसे? बोला 1 रुपये 90 पैसे लगते हैं। तो हमने कहा वो एक 90 दे देंगे तो अंदर जाने देगा? उसमें कुछ पूछेगा तो नहीं कहाँ से आए हो, किसके लड़के हो तुम, और यहाँ कैसे आ गए तुम अकेले कैसे आए हो, और तुम अपने बाप का डर की उनको पता लग जाएगा। उनको लेके आओ तब 1.90 तब लेंगे जब पिताजी, ऐसे कुछ पूछेंगे तो नहीं? बोले नहीं जो उनको 1 रुपये 90 पैसे दे देता है फिर वो टिकट दे देंगे कागज के अंदर जाओ। अच्छा तो हमने कहा कोई खराब चीज़ तो नहीं सिखा रहे हो, मतलब जाए ना हम। तो इतने सीधे थे तुम? हाँ मुझे पता नहीं था। हमने कहा कोई गंदी चीज़ तो नहीं है कि मुझे कोई गलत लाइन में डाल रहे हो? बोले नहीं वहाँ अंदर फैमिली भी मिलेंगी, लेडीज भी होंगी अंदर। हमने कहा महिलाएं भी देखती हैं? बोले हाँ सब परिवार रहते हैं अंदर। तो जाके अब वो हमने 4 आने इकट्ठा किए जो 4 1 रुपये 90 बहुत बड़ी बात होती है। हाँ 1.90 हो गए, 1.90 लेके अब साइकिल से जा रहा हूँ, साइकिल स्कूल इधर है और साइकिल टर्न हो गई थिएटर की तरफ, सिनेमा पूरा ऐसे साइकिल पहाड़ चढ़ाई में चढ़ रहा हूँ, पूरा धड़धड़ पूरा पहली बार होंठ, हाँ होंठ ऐसे सूख रहे हैं, यहाँ से सब ऐसे थूक जैसा ऐसा निकल रहा है कि अब कोई इस परिवार से कोई आदमी अब गलत लाइन में जा रहा है। कोई चोरी के काम में आज मैं जा रहा हूँ पहली बार, जिसमें मुझे घर वालों को नहीं बताना है, घर वालों को बताए बगैर जा रहा हूँ, स्कूल छोड़ के जा रहा हूँ। ऐसे ऐसे गए वहाँ। अब वहाँ सिनेमा हॉल के आसपास वहाँ जितने लोग खड़े थे सब मुझे अपने टीचर की शक्ल के लग रहे हैं। एक आदमी दिखा, हमने कहा ये तो हिंदी वाले सर नहीं, वैसे ही लग रहे हैं। उधर मैथ वाले सर है क्या? नहीं वो नहीं है। और जब लाइन में लगा तो पीछे धक्का, हाँ तो भैया हाँ तो, अरे पीछे धक्का रहा, हम थोड़ी धक्का दे रहे हैं, पीछे से आ रहा है। और जैसे वो नंबर आया तो हमें भी दे दीजिए, हमें भी जल्दी से 1 नंबर। सब 8-10 हाथ फंसे हुए थे, मेरा हाथ फंस गया। हमने छोड़ो, अरे अंगूठी छोड़ो, अंगूठी फंस रही ऐसे लेकर से निकले, शर्ट हाथ से निकली भीड़ के। अब मैं अंदर गया तो अंदर जा रहा हूँ धीरे धीरे, अंदर ठंडी हवा आ रही है, एयर कंडीशन होगा अंदर, वो महक रहा है वहाँ का फिनाइल वो एक जो डाला जाता है फिनाइल, महक रहा है। मैं कहा हाँ है तो अस्पताल जैसा है थोड़ा सा। अंदर उसने ऐसे करके टॉर्च वाले ने ऐसे करके बिठा दिया। वो देखा शोले देखा और अमिताभ बच्चन को देख के ऐसा पागल हो गया ऐसे, क्योंकि उसमें अमिताभ बच्चन की एक तो डेथ सीन था, जय मर वीरू जय। अब 12 साल के लड़के को वो बात ऐसे दिल पे लग गई। इतना खराब मुझे नहीं लगा फिल्म है, मुझे लगा कि ये तो मर गया। ये तो बहुत अच्छे दोस्त थे। उनसे कह रहे थे मैं तुम्हारे बच्चों को कहानी सुनाऊंगा, तुम्हारे जो बच्चे होंगे मुझे चाचा कहेंगे, कहानी सुनाऊंगा। ये तो चाचा मर गए और देखो विधवा को ऐसे प्यार कर रहे थे और बेचारे कह नहीं पाए, और देखो उसकी तो शादी भी हो जाएगी धर्मेंद्र की, उसको तो बसंती मिल गई। ये देखो अकेले रह गए और दोस्त के लिए। तुम्हें एकदम सिंपैथी है। हाँ तो ये पूरा मेरे अंदर ऐसा बैठ गया। अब जैसे निकल के आया तो एकदम ऐसे सीधे ही से चल रहा हूँ, पूरी कहानी ऐसे अंदर तो बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट किया। हाँ इम्पैक्ट हो गया। उधर से चलते हैं तो रोड पे कैलेंडर सब बिक रहे हैं, विनोद खन्ना, दिलीप कुमार, ऐसे तो ऐसे मैं उसी आदमी को ढूंढ रहा हूँ। हाँ तो नाम भी याद कर लिया, हमने कहा अमिताभ को ऐसे ढूंढ रहा हूँ। तो यूँ करके मिल गई, कैलेंडर लिया, घर पे कैलेंडर लगा दिया, वहाँ से स्टार्ट हुआ। और सुना उस वक्त उसके बाद अमिताभ बच्चन तुम्हारे पर बैठ गए। अमिताभ बच्चन और सुना कि तुमने बाल भी बढ़ा दिए, स्टाइल वैसी हो गई। कैसे बताइए इधर पूरे कल में मोटी उस जमाने में ऐसे मोटी सब हो गई। अब उसमें चक्कर ये हुआ कि जाहिर है अब जब मैं दूसरे दिन न्यूज़पेपर खोलूं तो कुछ देखते ही नहीं था, ऐसे करता कर ऐसे चलाता था। फिल्मों वाले उसमें खाली अमिताभ पे रुकना है मुझे, क्योंकि मैं और किसी को जानते भी नहीं थे। हाँ दिलीप कुमार वगैरह किसी को नहीं जानता, ऐसे अमिताभ। तो एक बार
अमिताभ के चक्कर में अमिता की फिल्म दिखाया था। अमिता एक्ट्रेस, एक पुरानी हीरोइन, पूरी फिल्म में मैं ऐसे बैठा हूँ, सोचा अब एंट्री नहीं। एनीवे फिर वो जंजीर देखी, फिर वो देखा तो अमिताभ का मैं फैन हो गया। अब मुझे बहुत बड़े लेवल पे फैन हुए थे, बहुत बड़े लेवल पे। अब मुझे स्कूटर से लोग आए, राजू आओ बैठो। अच्छा, हाँ कहाँ पे आज है? हाँ है, किसी का जन्मदिन है वहाँ सुनाना है। अच्छा तो तुमने शुरू कर दिया? हाँ, तो बस स्कूटर पीछे बैठे निकल गए। अम्मा ऐसे देख रही हैं, ये ट्यूशन छोड़ के कहाँ चले गए? मास्टर आए हुए, कहाँ गए? ये स्कूटर वाला अगली बार आए तो ऊपर से चप्पल फेंक के मारी। तो वहाँ निकल के वहाँ सुना रहा हूँ। खुश तो बहुत हो गई, खुश तो बहुत हो गए। तो अब टेंशन घर में बिल्डअप शुरू हुई। ये लोग चाहते हैं मैं सरकारी नौकरी करूं और पढ़ाई करूं, और ये मेरे अंगने में गा रहे हैं, रंग बरसे गा रहे हैं। तो एक विरोधाभास शुरू हुआ, क्योंकि तब तक अपने पेरेंट्स लोगों को मालूम नहीं था कि ये कोई प्रोफेशन है, ये कोई जॉब हो सकता है, इसमें नाम हो सकता है, आदमी फेमस भी हो जाता है। किसी को पता नहीं। हाँ, इसमें बहुत पैसे मिलते हैं, कुछ नहीं मालूम। तुम कानपुर के मेन सेंटर पे रहते थे या मेन शहर में? और तेरे फादर क्या करते थे? मेरे फादर कोर्ट में एक पेशकार थे। अच्छा, पेशकार, हाँ, जो जज के साथ होता है ना। ओके, जज के साथ रहते हैं। तो वहां से अब एक दिन चाचा है, और मेरे चाचा ऐसे बोले, ये जो तुम चुटकुलेबाजी करते हो, ये जोकराई वगैरह जो करते हो, तो इसमें कुछ मिलता है कि ऐसे ही? तो हम कहा नहीं चाचा, इसमें मिलता भी है। अब मिलने लगा तो कहने लगे, अच्छा तो तुम ये सब करके पैसे कमाओगे? मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी। पहले तो पूछा मिलता है कि नहीं? जब कहा हाँ मिलता है, तो भी बोले कि ऐसे काम के पैसे इस कमाई में कमाओगे? हाँ, तो इस तरह से शुरुआत हुई। और अगर मैं याद करता हूँ कि ये जम्स कैसे डेवलप हो रहे थे तुम्हारे अंदर, ये देखो, ये अगेन ये मैं भी ऐसे हर व्यूअर को बता दूंगा कि ऐसे कलाकार नहीं बनता कोई। मैं भी कलाकार बना हूं तो मेरे अंदर जर्म्स था, नहीं तो मैं तो बीएससी करके मैं तो प्लास्टिक इंजीनियर बनना चाहता था। और वो जो अंदर जर्म्स होते हैं उसका कभी न कभी साक्षात्कार हो जाता है किसी वजह से। मेरे बड़े भाई ने पुश किया मेरे को, मैं लॉ कॉलेज में गया, पहले दिन प्ले किया तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं डायलॉग बोल सकता हूँ। और मेरा पहला डायलॉग था जो मेरे कादर खान का लिखा हुआ प्ले था, अगर यही रफ्तार रही तो। और उसका पहला डायलॉग था मेरा, अल्लाह के नाम पे 100 रुपए दे बाबा। वो दो कल्लन और मियाँ दोनों लाल किले के अपना मस्जिद के बाहर बैठ के भीख मांग रहे थे। तो ये ओपनिंग सीन है, तो मेरा अल्लाह के नाम पे 100 रुपए दे बाबा। This was your first डायलॉग। और वो बोलता है, अबे भीख मांग रहा है कि पगार मांग रहा है? बोलता अरे 100 रुपए भी कोई पगार होती? अरे 1000 रुपए तो उनकी पगार होती है जो काम नहीं करते। तो वो किया तो पता लगा पहले प्ले में मेरे को वो मेन एक्टर था, और वो मेन एक्टर था, उसको कुछ नहीं मिला, मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ वो मिला, क्या बोलते, सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्फिडेंस, सर्टिफिकेट। तो उससे मालूम पड़ा, तेरे को भी रियलाइज हुआ होगा कि तुम बोल सकते हो, ये भगवान करवाता है। एक दिन मुझे बाद में पता चला कि मैंने कोई फनी बात कह दी अपने फादर को। मतलब ये ह्यूमर के भी गुण कैसे आ रहे हैं। एक दिन मुझे डांट रहे थे, अरे तुम्हें क्या पता, मैंने स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई की है, मैंने लालटेन जला के पढ़ाई की है। तो मैंने कहा, पापा आप लोग दिन में क्यों नहीं पढ़ते थे? तो वो पंच में, वो पंच है ये भी नहीं मालूम था, लेकिन वो पंच मैं आज यूज मासूमियत से बोल गए। मैं आज भी शो में यूज करता हूँ उस पंच को। तो फादर ने क्या रिएक्ट किया होगा उससे? हाँ, पहले ये गुस्सा है, फिर ऐसे यूं करके चल क्या हकीकत की बात। फिर वो फिर वहां से तुमको अपने जर्म्स मालूम पड़े। जी, फिर धीरे धीरे ये तो हो गया था हमारे दोस्तों से, मेरी मदर को कहीं से मालूम हो गया था कि ये कहता है कि ये जो हम करते हैं, जिनकी नकल वगैरह करते हैं, ये सब बम्बई में रहते हैं और इसके लिए बम्बई जाया जाता है। तो कहे बोले ये अब भागेगा, ये कहीं निकल ना जाए। हाँ, कहीं निकल ना जाए। तो एक दिन हम निकल ही गए। तो तुम्हारी शादी वादी कराने की बात तो नहीं हुई ना? नहीं, शादी उस वक्त तो फिर तुम निकल गए। हाँ, हम निकल गए। वो हमारे एक दोस्त है, कमीना दोस्त है, तो उसने जाके बता दिया कि राजू आज बम्बई के लिए गए हैं और रेलवे स्टेशन की तरफ उनको जाते देखा है। तो मेरी माता जी निकली चप्पल पहन के, और ऐसे उन्होंने कभी फिल्म वगैरह नहीं देखी,
लेकिन इस काम के लिए बड़ा तैयार होकर तैयार निकलती होके थी। फटाफट आई। और वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ट्रेन लगी थी, हर डब्बे में ढूंढती आई और ढुनाई हुई 2 लड़के मिलके ढूंढ रहे थे, तो मैं S3 में मिल गया। S3 में मिल गए तुम? कहे चलो तुम्हारा बम्बई हो गया, चलो चलो तुम आओ, तुमको बम्बई शाम को पिताजी आएंगे तब बताना बम्बई। पकड़ो भैया गुड्डू, ले चलो इनको घर में। एक वो अटेम्प्ट मेरा फ्लॉप हो गया। एक और था तुम्हारा उसकी सिमिलरली तुम? एक तो वो था सिनेमा हॉल में तुमको ढूंढा, वही जो तुमने पहले बता दिया। और दूसरा ये, हाँ सिनेमा हॉल में भी उनको खबर लग गई थी कि वो तुम फिल्म देख रहे हो और स्कूल ना जाके फिल्म देख रहा। फिर हमने कहा यार स्कूल वाला कई बार पकड़ा जाता है, कई बार पता चल जाता है कि ये टाइमिंग कई बार मैच नहीं होता स्कूल के साथ, तो मैंने कहा रामलीला के साथ मैच करते हैं, क्योंकि रामलीला होती रात में और रामलीला के लिए माताजी अलाउ कर देती थी। हाँ आज रामलीला देखने जाया था, रामलीला देखने घर से निकले और थोड़ी देर देखते थे रामलीला, और रामलीला देख के फिर खिसक गए वहां से सिनेमा हॉल चले जाते। तो एक दिन हम आए सिनेमा देख के रात में, तो दूसरे दिन बोली कल कौन सा खेल हुआ रामलीला में, तो हम कहा वो था धनुष भंग हुआ, राम सीता विवाह हुआ। विवाह हुआ राम सीता, इधर आओ सुनो मेरे पापा से, इनसे पूछो कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और जवान भय हैं और तुम कमा धर रहे हो जो उड़ा रहे हैं, इनसे पूछो कहाँ धनुष भंग भा। कल बरसात हुई गई, कल रामलीला हुई नहीं, पकड़े गए तो कल रामलीला कैंसिल हुई, धनुष भंग आज हुई। तो उस दिन पकड़ा गया, थोड़ी डांट पड़ी। तो दैट वाज जहाँ तुमको पकड़ना शुरू हो गया। हाँ। और फिर उसके बाद तो तुम्हें ऐसे बहुत मतलब ये तुम्हारी शुरुआत हुई, तो तुम सक्सेसफुल होते गए धीरे धीरे। तुम बम्बई आए, फैमिली छोड़ के आ गए बम्बई। लोग समझते कि हमने बहुत सारे शो कानपुर में किए होंगे फिर बम्बई आए। मैंने एक ही शो किया था कानपुर में, एक जहाँ हमें चांस मिला था, और शो थोड़ा सा कानपुर से दूर था, अकबरपुर की तरफ, बीच में जंगल वंगल पड़ता था। तो हम सब एक रिक्शे में सब बैठ के तैयार होके गए थे। तो वहाँ प्रोग्राम का हुआ, दीवार का डायलॉग सुना है, अमिताभ बच्चन, दैट टाइम अमिताभ बच्चन वाज टॉप पे था। अमिताभ की आवाज कोई निकाले तो लोग सबको भूल जाते थे। दीवार का मैं सुनाता था सब। तो प्रोग्राम काम हो गया, सब हाथ मिला रहे थे, सब मिल रहे थे। तो फिर वो जो ऑर्गेनाइजर था उन्होंने मेरी जेब में कुछ 50 रुपए रख दिए। खैर से देखा, वो घर वर आ गए, सब हो गया। 2-3 दिन बाद में 50 रुपए लेके उनके घर गया लौटाने। मुझे लगा कि उन्होंने रखने के लिए दिए, अमानत के तौर पे रख ले, संभाल के रख, कि उनको लगा कि गिरवी न जाए, नहीं ज्यादा पैसे हैं उनके पास। तो चोरी ना हो या रास्ते में अगर लूट हो जाए तो सब लोग 50-50 रख लो। अच्छा, इतना तुमने सोचा? हाँ, मुझे नहीं मालूम था कि इसमें पैसे मिलते हैं। हम तो सोचे कि यार इसने पैसे, तालियां बजती है, नहीं पैसे नहीं लिए, वो तो बड़ी बात है कि अच्छा, बोलने के लिए तुमको पैसे नहीं लिए तुम्हारे से। हाँ, मतलब मैंने कहा यार देखो, इन्होंने हमें माइक भी दिया और वहाँ लाइट भी लगी थी, पब्लिक भी बैठी थी, हमें चांस भी दिया, हमसे पैसे भी नहीं मांगे, ऊपर से कुछ ऊपर से उन्होंने दे दिए। तो कई जगह गलती है, कुछ और कारण हो गया। तो हमने कहा ये भाई साहब आपने दिए थे ये पैसे, बोले नहीं ये तुम्हारे हैं, तुम्हारी फीस है। तुम्हारी फीस? तो हमने फीस, बोले ये जो किया तुमने इसका तुम्हारा ये इनाम है, मेहनताना है। तब पता चला कि ये इसमें पैसे मिलते हैं, प्रोफेशन बन सकता है। तो जब एक दिन मेरी माताजी मुझे सुना रही थी कि तुम जो जिनकी पिक्चर देखा तो जाके, क्या नाम है भैया उनका? तो एक बोले अमिताभ बच्चन। हाँ, अमिताभ बच्चन के तुम दीवाने भय हो, तो वहां तुम्हें रोटी नहीं मिलती है, अमिताभ बच्चन से कहो रोटी भी दे दिया करें। वहां से देख के आते हो घर में तो रोटी बना के यही बुढ़िया खिला रही है, वो रोटी नहीं देते। तो जब 50 रुपए मिले थे तो हमने कहा रोटी भी दिए। रोटी देनी शुरू कर दी है। एक बीच में कई बार हम आपसे मिले हैं तुमसे, और कई छोटी छोटी बातें मुझे याद रह जाती है कि क्योंकि तुम एक ऐसे आदमी हो जिसके साथ मैं एक बात पे मुझे हंसी आती, तुम्हारी शक्ल देख के भी हंसी आती, पता नहीं मेरे को, पर तुम जो कुछ बोल लेते हो तो हंसी आता। तो मुझे इंटरेस्टिंग बात बताई कि तुम किसी बड़े आदमी के घर में तुम बोलने गए थे, वो जरा सुनाओ पब्लिक को। हाँ, बड़ा जी। मैंने देखा कि अब तो हालात बहुत अच्छे हैं कॉमेडियन को लेके, स्टैंड अप कॉमेडियन को लेके आजकल। हाँ आजकल नहीं, पहले सिंगर आया तो उसके लिए खड़े होंगे,
सिंगर के लिए खड़े हैं। गायक के भाई जगजीत सिंह आ गए, पंकज उदास आ गए, अरे कुमार शानू आ गए, अनुराधा पौडवाल जी आ गई, जब लोग खड़े, इज्जत या हीरोइन की। स्टैंड अप कॉमेडियन आया तो बोलता हाँ बिठा दो, क्या करता है, चुटकुले उटकुले सुनाता है कुछ अच्छा, किसकी आवाज निकालते हो, ठीक है बैठो बैठो बैठो, तो वो नहीं तो सुनाते फिर किसकी आवाज निकालते तो तुम सुनाते ठीक है बैठो बैठो इनको चाय पिला। हाँ लेकिन अगर सामने से मिठुन चक्रवर्ती आ रहा है, गोविंदा आ रहा है तो हार फूल लेके ऐसे। तो ये पहले इतनी हालत नहीं थी, आज स्टैंड अप आज तो स्टैंड अप कॉमेडियन भगवान का शुक्र है कि बहुत अच्छा माहौल है। तो वो इस तरह से हाँ, तो किसी जैसे बहुत बड़े घरों में किसी ने बुला लिया शो के लिए, तो बहुत बार देखा है कि वो उनका परिवार तो सब किनारे सब अपना बैठे हैं, पूरी फैमिली उनके, और सब गिलास लिए हुए विस्की और कॉमेडियन से कहें हाँ भाई सुनाइए और सुना रहे हैं। और उनका बच्चा जो बहुत लाडला है उनका, बड़े घर का बच्चा, बड़े घर का बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, वो किसी को भी कुछ भी बोल सकता है। तो अब मैं सुना रहा हूँ तो कई बार वो बच्चे अंकल ये क्या कर रहे हो अंकल बेटा मैं जोक सुना रहा हूँ अब मुझे अंदर से गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि इन्हीं का बेटा है, जो जिन्होंने प्रोग्राम पे बुलाया है। तो मैं हेलो, अरे बड़ा प्यारा बच्चा है, बेटे हाँ। तो दोस्तों जो हंसे उसका घर बसे, मैं उसको अवॉइड करने की ट्राई कर रहा हूँ। जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे, ऐसा कुछ लाफ्टर दिया। तो एक आध लेडी कोई हंसी, और फिर बच्चा अंकल ऐसे क्यों सुना रहे हो हेलो बेटा, मुझे भी आते हैं जोक, मुझे 1 2 3 4 आते हैं अच्छा अरे कहा इसको पकड़ी जरा, हेलो और वो भाई जिनका बेटा है हाँ, बड़ी मन्नतों से हुआ है, शादी के 20 साल बाद पैदा हुआ है, तो उसको तो डांट ही नहीं सकते क्योंकि हो गया, वही उसकी एहसान है उसका। तो वो अपना गिलास लिए हुए अपनी वाइफ से कह रहे हैं देखो अब इन्होंने बहुत सारे शो किए होंगे मगर अब अपना लड़का करने नहीं दे रहा है, यहाँ करके दिखाओ मतलब उसको मना नहीं कर रहे। तो स्टेज तो आपकी जिंदगी बन गई जी, ऑडियंस भी आपकी जिंदगी बन गई है, और ऑडियंस को हंसाने से ज्यादा कोई, मैं तो कभी भी कहता हूँ कि हंसाने से ज्यादा कोई पुण्य का काम नहीं होता। या बहुत भाग्यशाली है कि जो शौक था वही प्रोफेशन बना, तो पैसे भी मिलते हैं, पुण्य भी मिलता है। बोले कि कभी कभी आपको कोई टेढ़ी ऑडियंस मिली, कभी स्टेज का कोई एक्सपीरियंस हुआ ऐसा? या बिल्कुल पहले ये होता था जब किसी हम नेता की नकल करते थे तो कई बार नेता को उतना बुरा नहीं लगता था, उसके अगल बगल चमचों को कई बार बुरा लगता था। उसमें भी मैं टचवुड बहुत भाग्यशाली रहा कि मेरे सीनियर्स के साथ तो दिक्कत हुई है, या तो उनका शो रुकाया या चलते शो में गिरेबान पकड़ लिया। अच्छा, यहाँ तक जाते लोग जो साथ वाले होते? हाँ, कुछ ने तो स्टैंड अप कॉमेडियन को मारा भी, फिर मारा भी बीच में अभी तो एक लेटेस्ट यहाँ हुआ था भोपाल का, एक कोई है ना कॉमेडियन मुनव्वर समथिंग, हाँ उसके साथ तकलीफ। फिर शेखर सुमन का एक शो आता था बहुत पॉपुलर था, उसमें लालू जी की नकल तो उसको हाँ, तो उसको शो रुकवा दिया था टीवी पे। तो मुझे लगता है कि ये तो बात पुरानी है, ये मनोवर को छोड़ के तब तक हम लोग शायद जोक्स अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं थे, हम लोग इतना डेवलप नहीं हुए थे कि हम कॉमेडियन को चांस दें कि हंसाओ यार, हाँ मेरी मजाक उड़ाओ, लेकिन सब हंसने चाहिए, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, जितना हंसेंगे हम स्वस्थ रहेंगे, यहाँ तक नहीं पहुंचे थे। तभी देखिए हिंदुस्तान में स्टैंड अप कॉमेडी सबसे लेट आया, जितनी आर्ट फॉर्म है लेट आया। डांस शो खूब देखने जाते हैं, गजल देखने जाते हैं लोग, माता की चौकी भी खूब होती है, कवि सम्मेलन खूब होते हैं, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियन का इन्विटेशन आपको भी नहीं आया होगा कभी। पहले वो फिल अप द गैप्स फिलर्स के रूप में आते थे, स्टेज का पर्दा अगर आगे बंद करके पीछे चेंज करना, अरे सीधा हमारे मुंह पे ही इंसल्ट करके जाते थे कि ऐसा है कि वो अनुराधा पौडवाल इतना लंबा कैसे गाएंगे, तो बीच में एक मिमिक्री वाले खड़ा कर लो,
तो फिर वो तब तक वो चाय पी लेंगे, चाय पी लेंगे क्या? हाँ, तो आप लोग मतलब फिलिंग द वहाँ तक गैप्स, थे, हाँ। लेकिन धीरे धीरे खैर वो बात की बात है कि वो दौर ईश्वर हट गए नहीं, अभी तो आप मेन स्टेज पे आ गए। ईश्वर ने हमें दिया कि हमारे शो होते हैं और फिलर्स के लिए हम सिंगर ले जाते हैं। तो ये ईश्वर ने दिया। पर कभी स्टेज पे ऐसा कोई मिला है, कोई टेढ़ा एक ही बंदा जो आके, जैसे आपने जो बच्चे ने कहा है क्या कहते हो, वैसे कभी स्टेज पे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ किसी कोई आदमी आके आपको बोले कुछ और आपको मानना पड़ता उसके बाद? देखिए जैसे फरमाइश की बात थी। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही। जैसे और एक बताऊं, जैसे कि मैंने एक जोक किया था, अच्छा करोगे प्यार अगर सीता से तो राम हो जाओगे, करोगे प्यार अगर राधे से तो घनश्याम हो जाओगे, करोगे प्यार अगर जबरदस्ती तो कसम से आशाराम हो जाओगे। अब उनके फॉलोअर्स नाराज हो गए। मैं उनसे कह रहा हूँ कि भाई हम भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोर्ट का डिसीजन देख के हमने बोला है, हमने उनको कई बार न्यूज़ में देखा है, ये वो नहीं बोले आपको ये सब करने की क्या जरूरत है। तो खैर मैंने उनकी भावनाओं का कदर करते हुए मैंने अगले शो ये करना पड़ता है, अगले शो से मैंने एडिट कर लिया। लेकिन कभी कभी कमाल के फैंस होते हैं, चाहे आड़े हों टेढ़े हों तिरछे हों, लेकिन हमें तो उनका रिस्पेक्ट ही करना। एक कभी शो हो रहा था ये मुंबई शर्मुखानंद हॉल में, तो एक साहब बोले, अरे राजू जी शोले वाला सुनाइए, हेलो शोले वाला सुनाइए। मैं कहा जी जरूर। और शोले वाला जैसे मैंने स्टार्ट किया वो बाहर चले गए। तो जाते देखा उसको? हाँ मैंने जाते देखा। हमने कहा यार इन्होंने तो फरमाइश की थी। फिर जब वो लौट के आया था हमने कहा भाई साहब आप ही ने फरमाइश की और मैं सुना रहा था, आप चले गए। नहीं मेरा तो वो सुना हुआ है, मैं चाह रहा था बाकी लोग भी सुने। ऐसे होते हैं जी, अलग अलग जात के मिलते। लालू की जी आपकी बात आपने सुनाई थी कि लालू जी ने आपको बहुत मतलब वो भी किया इवन, तो कोई लालू जी का डायलॉग सुना, बिकॉज आपने बहुत अच्छे लालू के ऊपर मैंने लालू जी का जब मैं करता हूँ तो कई बार कुछ लोग बिहार के लोग पूछते हैं कि लालू जी के सामने तो नहीं करते होंगे, लालू जी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो हम कहते हैं आपको पता है लालू जी खुद एंजॉय करते हैं, उनका पूरा परिवार एंजॉय करता है जब उनकी नकल करते हैं। तो आइटम बनाया था कि लालू जी अगर शोले फिल्म में होते गब्बर सिंह होते तो शोले क्या होता। तो लालू जी खड़े ऐसे गब्बर, कालिया को बोलिए, कालिया को बोलिए गब्बर बात करेंगे। ए कालिया देखो मुच्छड़ के, ए मोटू देखो गब्बरवा इधर खड़ा है, पगलवा उधर देख रहा है, तोरे से पूछ रहा है, देखो ऐसे लोग रखे हो। अरे कितने आदमी थे? सरदार 2 आदमी थे, एक बसंती का आदमी था, दूसरा ऐश्वर्या का ससुर था। अच्छा गोल गोल घुमा के बोल रहे हो, सीधा बोलिए। अमर सिंह के मित्र रहे होंगे। ए सांबा देखो सुकड़े को, सिंगल हड्डी ऊपर बैठता है, ऊपर से रपट पड़े गिर पड़े तो अस्पताल का खर्चा तो हमें लगेगा, ऊपर बैठता है। जब पूछो ऊपर क्या बैठता है तो कहता है ऊंचे लोग ऊंची पसंद। कितना जुर्माना ठोके सरकार हम पर चारा घोटाले के लिए? पूरे 2000 करोड़, मगर अभी तक आप जमा नहीं किए। हम जमा किए नहीं किए तो इससे मतलब है नेतागिरी करते हो। यहाँ से 50-50 को गाँव में जब गाय का बच्चा भैंस का बच्चा चारा नहीं खाता तो उसकी माँ कहती खा ले, नहीं तो लालू जी खा डालेंगे। अच्छा। तो ये पॉलिटिशियन, हाँ तो ये सुनाया, बहुत एंजॉय किया उन्होंने, उनके सामने सुनाया। अभी और आपको जान के हैरानी होगी कि अभी कॉमेडी का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। अब लोग खुद अपने ऊपर मजाक लेने लगे। अभी सारे शो में अपने पर हंसने लगे। बहुत सारे शो में तो आके कहते हैं कि यार हमारे फलाने मंत्री जी आ रहे हैं, जरा 2-3 जोक मार देना उन पे, मार देना। क्योंकि उनको अब समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं हम लोग उन्हीं को बढ़ा रहे हैं, उनकी टीआरपी बढ़ा रहे हैं, जहाँ लोग उनको नहीं जानते वहां तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम नेशनल टीवी पे आ रहे हैं। तो ये दौर आ गया। और सिफाई में महोत्सव होता है, मुलायम सिंह जी करवाते हैं, अखिलेश जी का,
आपको हैरानी होगी कि उस कार्यक्रम में अखिलेश यादव खुद फरमाइश करते हैं। जैसे ये अखिलेश यादव बैठे हैं और बगल में बैठे हुए हैं मुलायम सिंह। हाँ, तो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरे से कहेंगे इसे इनके ऊपर बताओ। पापा का नेताजी का, राजू जी नेताजी का। तो फिर मैंने उनको अभी सुनाया था कि कोरोना के टाइम पे मैंने नेताजी से पूछा, हमने नेताजी ये लॉकडाउन पीरियड कैसा गुजरा? लॉकडाउन में तो बहुत तकलीफ हुई होगी, परेशान हो गए होंगे। लॉकडाउन आप परेशानों का बात, लॉकडाउन अच्छी चीज है, लॉकडाउन बहुत जरूरी है, लॉकडाउन परेशान को बाद है, लॉकडाउन फायदा हुआ। अब लॉकडाउन हुआ तो सब साथ बैठे, सब साथ भोजन किए, एक दूसरे समझे, साथ बैठे। अब साथ बैठे तब पता चला कि अखिलेश अच्छा लड़का है। तो कोरोना के ऊपर भी बनाए हैं तुमने? बहुत मैंने सुना है, बहुत सारे बनाए। तो राजू, कोरोना का पीरियड से हम सभी गुजरे हैं और कोरोना में पहली बार फैमिली की वैल्यू सबको पहचान में आई और दूसरा मुस्कुराने की वैल्यू पहली बार से। पहले तो बिना सोचे हंस लेते थे, अब बोलते हंसे कब? यहाँ से बुरी खबर, यहाँ से बुरी खबर, यहाँ से बुरी खबरें, वो मर गया, ये हो रहा है, वो। तो उस वक्त लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन लोगों को। तो तुमने भी उस पर काम किया? जी बिल्कुल। फिजिकली भी हम हेल्प कर रहे थे, आप भी कर ही रहे होंगे लोगों को, खाने के पैकेट पहुंचाना या दवाइयों का अरेंजमेंट करना। आप सब जैसे हेल्प कर रहे थे वैसे हम लोग भी कर रहे थे। इसके अलावा लेकिन ह्यूमर भी हम ढूंढ रहे थे। हमारी बिल्डिंग में, सोसाइटी में लोग ऐसे बात करते थे, राजू भाई, राजू भाई, राजू भाई, क्या क्या फर्स्ट फ्लोर पे 2 है? हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे 2 है। हाँ, और बाजू वाली बिल्डिंग में 3 है। क्या? तो कोरोना मरीज। हमने कहा यार करके बता रहे हो तुम। फिर बहुत सारे होते थे बीच में, वो मास्क चले थे ना बड़े वाले, क्या बोलते हैं, N95। अब वो इतना बड़ा सा होता है, वो पहन के मैं चला गया किसी के यहाँ डिनर के लिए। अब जैसे ही खाना लगने लगा, उतार के रखा, खाना खा रहा था, वेटर आया, उसी में रायता डाल के चला गया। अच्छा, उन दिनों बड़ी सख्ती थी, शादी के 20-25 25 आदमी से ज्यादा अलाउड नहीं। थाने से लोग आते थे शादी बैंक्वेट में चेक करने कि ज्यादा तो नहीं। मैं एक शादी में मौजूद था, तो दरोगा जी आए, बोले नहीं बराबर है, आपके इधर रूल्स सब लोग फॉलो करते हैं, ये चांगला है। आपके इधर क्या है, मैं देखा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है, सब दूर दूर खड़ा है। मैं बोला साहब हमने बुलाइए उसी को है जिनकी आपस में नहीं पड़ती है। तो नजदीक खड़े नजदीक खड़े नहीं हो सकते, मतलब मेहमानों को चूज करके बुलाया। और उन दिनों मुंबई में केस बहुत निकल रहे थे कोरोना के। बड़ा फर्स्ट फेज है। तो एक गाना तो पूरा खराब हो गया था। पहले हम लोग गाते थे, बम्बई से आया मेरा दोस्त, बम्बई से आए मेरे दोस्त को सलाम करो। बाद में क्या लोग बोलने लगे थे, बम्बई से आया मेरा दोस्त, पुलिस को इन्फॉर्म करो। अच्छा, एक वो मोबाइल पे जो ट्यून आती थी, अमिताभ बच्चन की आवाज, हाँ, 20 सेकंड ऐसे धोइए, ऐसे करिए, ये करिए, ऐसे रगड़िए, करिए, तो लोग सब सुनते थे, फॉलो भी करते थे। लोगों को टेंशन तब होगी जब उनको पता चला बच्चन साहब को खुद को हो गया। हाँ, तो ये अच्छा, कुछ लोग कहते थे कि ये भाई थोड़ा छोटा कर दें, क्योंकि किसी से बात करनी है तो पूरा सुनना पड़ता। हाँ, तो 11 अक्टूबर को मैं हर बार जलसा में जाता हूँ बुके लेके, बच्चन साहब का जन्मदिन में शाम की। तो मैंने हिम्मत करके बोला कि हमने कहा दादा, ये जो कोरोना का आपने मोबाइल में बोला है, इसको जरा अग्निपथ की स्टाइल में बोलते तो और अच्छा होता। तो बोले कैसे अच्छा होता? तो हमने कहा अगर कोरोना को आप अगर ऐसे बोलते, शत्रु यह दृश्य है, शत्रु यह दृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है। शत्रु यह दृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है, तू जरा भी मत फिसल, घर से मत निकल, घर से मत निकल, घर से मत निकल, मत निकल, मत निकल। वरना भाई साहब, ये
आपके घर की जो रेखा है, रेखा आपके घर की जो रेखा है उसको पार करके मत जाया कर। रेखा को पार करके मत जाया कर, वरना आपके स्वास्थ्य का शौर्य खो जाएगा। फिर आपको आपके आंसुओं से अभिषेक करके अपने आराध्य को याद करना पड़ेगा। इसलिए भैया थोड़ी प्रतीक्षा कर। एक बार कोरोना गया, जलसा ही जलसा, जलसा ही जलसा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये अभी तुझे को सुनाया। ये बात कि उनकी इस बात के ऊपर भी काफी लोगों ने मजाक बना के रखा था कि अमित जी को हटाइए, बिकॉज अमित जी को खुद हो गया था। तो उसने कई बार लोगों ने इवन मिलिट्री की तरफ से भी आई थी बात, इसकी तरफ से बात है कि इसको एनीवे दैट इज द कोरोना ने तो बहुत कुछ कर दिया है। तो और मुझे एक जोक आपने एक बार सुनाया था, वो कुछ जैकेट वाला जोक। हाँ, फैंस जो है आपके भी भगवान की कृपा है, आपके मालिक यस, पूरे देश विदेश में। तो फैंस जिसको मिलते हैं वो ऊपर वाले का एहसान होता है, लेकिन कुछ आड़े टेढ़े भी होते हैं, उसमें से कुछ बड़े सभ्य भी होते हैं। तो कुछ तो फोटो के लिए फॉलो करते करते टॉयलेट के अंदर आ जाते हैं। तो सेल्फी एयरपोर्ट वगैरह पे, अब एयरपोर्ट में आप किस हालत में हो गए, वॉशरूम में तो यूं खड़ा हूं मैं, यूं खड़ा हूं, एकदम से आँख खुली तो मेरे बाजू में हेलो हेलो, अरे आप बाहर वेट कर लो यार, दिस नॉट वे, बाहर वेट कर लो। वो क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं आप करो आप करो। ये कमाल ये जनता जनार्दन में कुछ कुछ फैंस अतिक्रमण करते हैं, लेकिन यही है कि हम भी उसको प्यार में ही लेते हैं। पर एक ने आपको कहा था पहचान उस पे आई। हाँ, तो ये बात है प्रयागराज की, इलाहाबाद की। तो वहाँ पर हमारा एक शो था, तो शो की हम तैयारी कर रहे थे, बस एंट्री होने वाली थी। तो देखा सड़क के उस पार से एक चिल्ला, अरे गुरु, अरे पहचाने भैया। सड़क पे? मैं सड़क किस तरफ हूँ, वो सड़क की उस तरफ। खुली जगह पे हुआ है, मतलब लगा जैसे स्टेज फंक्शन में नहीं? नहीं, खुले में स्टेज था। अब स्टेज पीछे बना हुआ है, मैं एंट्री करने वाला हूँ। उधर से वो बोला, हाँ बैक स्टेज में, हाँ उधर से बोला, अरे पहचाने गुरु, अरे पहचाने राजू भैया। तो नहीं पहचाना। तो वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब खड़े थे। इंस्पेक्टर साहब, अरे बहुत देर से चिल्ला रहा है, मिल लीजिए, कोई फैन है आपका, मिल लीजिए। हमने कहा बुला लो, आ जाओ भाग के, अरे भैया पहचाने। तो नहीं, मैं नहीं पहचाना था। अरे आज से 2 साल पहले इलाहाबाद आए रहे हो? हमने कहा हाँ आए रहे। तो वहाँ जैकेट चोरी हो गई रही। अरे हाँ, जैकेट चोरी हुई थी, तो पहचाने। जैकेट दिखा रहा कि यही चोरी की थी मैंने। तुमने कहा तुमने चुराई थी? अरे काहे नहीं पहचानेंगे, आप हमारे फेवरेट कलाकार हो, निशानी में रखे हैं, घर में हैंगर लगा के रखे हैं, जो आता बताते हैं। राजू श्रीवास्तव की है, राजू श्रीवास्तव से लटका पड़ा। क्या बात है, क्या बात। सुना मोदी जी भी ने भी आपको कहा था कि नहीं मेरे पास वक्त है, सही बात? हाँ बिल्कुल। मोदी जी से मुझे बहुत आशीर्वाद मिला, हमेशा प्यार मिला। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तो जो बसंत उत्सव होता है ना, बसंत उत्सव, हाँ, गुजरात में पतंग तो उसमें वहाँ बड़े फंक्शन होते हैं, तो उसमें बुलाते थे। तब वो मुख्यमंत्री थे वहाँ की, हाँ, गुजरात के। तो मेरी एंट्री होने वाली थी और वो चीफ गेस्ट थे। सारे अधिकारी आ गए वहाँ, ऑफिसर्स जितने IAS OSD वगैरह होते हैं। राजू जी मुख्यमंत्री हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, और सिर्फ 2 मिनट का वक्त है, वो चले जाएंगे। और क्या सुनाएंगे आप बताइए जरा, क्या सुनाएंगे, क्योंकि ही इज ए चीफ मिनिस्टर। हमने कहा भाई, मैं अब मेरी एंट्री होने वाली, मैं आपको ट्रायल थोड़ी दूंगा, और अगर मैं इस फील्ड में बरसों से हूँ तो लोग मुझे सुन ही रहे हैं ना, मैं आज तक बैन तो हुआ नहीं, तो आज मैं गलत क्यों सुनाऊंगा कुछ। इतने साल से मैं यही कर रहा हूँ, मुझे पता है उनका सम्मान क्या लिमिट क्या है, मुझे पता है। बोले सिर्फ 2 मिनट है, उनकी फ्लाइट है, दिल्ली जाना है। मैं आया स्टेज पे, जैसे आया तो
जैसे मैं आया तो आते ही उन ठाका मार के हंसे, तो हमने कहा ये तो लगता है मुझे जानते हैं। ये कभी पहचाना पड़ता। हाँ, तो हमने कहा ये तो मैं पहले तो पासिंग मार्क्स तो पहले मार्क्स से भी मैं पास हो गया। हाँ, डर हट जाता। हाँ, फिर मैंने कुछ सुनाया बनाया तो बहुत हंसे, तो हंसने 5-6 मिनट सुना लिया। तो फिर हमने कहा ऐसा ना हो कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो उस ऑफिसर की तरफ देखा जिसने 2 मिनट कहा था, तो हमने कहा हाँ बंद कर रहा हूँ बंद। हमने सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत प्यार से सुना, आपने बहुत आशीर्वाद दिया, और मुझे पता है आपका वक्त बहुत कीमती, आपको यहाँ से दिल्ली निकलना है, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं भाई, दिल्ली नहीं जाना है मुझे। अरे नहीं, आप सुनाइए, मुझे बताया नहीं था कि आपका कार्यक्रम है। क्या बात। नहीं, आप सुनाइए हम प्रोग्राम ये हुआ। फिर उसके बाद दिल्ली में मुझे मिलने का सौभाग्य मिला, तो मुझसे कहने लगे आप लालू जी की मजाक उड़ाते हैं, मुलायम सिंह की मजाक उड़ाते हैं, मेरी क्यों नहीं उड़ाते? अच्छा, ये भी कहा। हाँ, मेरी भी करिए। तो हमने कहा सर अभी मैं आपके स्पीचेस वगैरह देख रहा हूँ। हाँ, ग्रहण कर रहा हूँ। हाँ, अभी थोड़ा ग्रहण कर रहा हूँ। तो वो उनको अच्छा, तब तक मैंने वो प्रधानमंत्री बने ही थे। अच्छा, नए 2014 में। 14 की बात है। फिर अगले उनको याद रहा तो किया, हाँ, तो बीजेपी का एक कार्यक्रम था वहाँ पीछे लंच के उधर खास लोग लंच कर रहे थे, जेटली जी, सुषमा स्वराज और ऐसे तब ये लोग थे, सब लोग हयात थे, तो वहाँ बैठे हुए थे। तो किसी से बोले यार उनको बुलाइए। मैं क्या प्रणाम किया सबको, तो बोले हाँ भाई आपने वादा किया था। तो हो गई तैयारी। हाँ, तो भी मैंने उनको सुनाया। हमने कहा सर पिछले दिनों मैं पुष्कर के मेले में गया था, तो वहां पर एक टेंट से आवाज आ रही थी, मेले में आवाज आ रही थी, आइए भाई साहब, आइए बेन जी, ये भाई साहब, ये बेन जी, आइए आइए, 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनना सीखिए, आइए बहन जी, 100 रुपए में 100 रुपीज में प्रधानमंत्री बनिए, आइए बहन जी, ये भाई साहब, आइए बहन जी। तो मैंने कहा सर मैंने 100 रुपए दिया, अंदर गया, वो कमीना मेरे से चाय बनवा रहा था। चाय बनी, चाय बनवा रहा था। ये मेले वाले कर सकते हैं सिर्फ। तो फिर अच्छा मोदी जी ने जिसमें ऐड किया, तो ये मोदी जी को सुना है आपने? ये सुना है, तो ऐसे जोर से ये हाथ मारा उन्होंने, फिर बोले कि राजू जी पहली सीढ़ी तो यही है। फिर मैंने उनको दूसरा सुनाया। हमने कहा सर पिछले दिनों आप लखनऊ आए थे दशहरे के मेले में, आपने तीर चला के वो आग लगाई थी। हाँ, तीर चला रावण को। तो बोले हाँ राजनाथ जी के साथ आया था। हमने कहा जी। हमने कहा सर उस मैदान में 5 लाख लोग थे, और आपकी लोकप्रियता एक साथ 5 लाख लोग, मोदी 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 मोदी। इसी भीड़ में एक 3 साल का बच्चा मोदी 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 मोदी। मैंने उसकी माँ से कहा, हमने कहा इससे कहते हैं लोकप्रियता। किसे कहते हैं लोकप्रियता? देखिए 3 साल का बच्चा मोदी मोदी, तो महिला जबरदस्ती बात मत करो भैया, चिढ़ाओ मत, ध्यान से सुनो। वो कह रहा है गोदी, गोदी में लो मुझे। हाँ, वो कह रहा है गोदी, तुम्हें लेना पड़े तो पता चले 27 किलो का है। इसके साथ जो पैदा हुए थे सब लंबे हो गए, ये खा खा के गमला हुआ जा रहा है। बाद में पता चला बच्चा मोदी कह रहा था, महिला कांग्रेस की थी। महिला कांग्रेस क्या बात है। एक तो ये नहीं देखिए शार्प बहुत है, ऐसे ही नहीं इतने उच्च स्थान में बैठे हुए हैं हमारे मोदी जी, आदरणीय मोदी जी। तो बोले इसमें मेरी मिमिक्री कहाँ हुई? अच्छा पकड़ो तो इसमें तो कोई बात नहीं। हाँ, बोले मेरी बात हुई। हमने कहा जी सुनिए। हमने कहा कि मैंने कहा ये मोदी जी को सुना रहा हूँ और तवज्जो उन्हीं को देते हो। मैंने कहा मैंने मोदी जी से कहा, मोदी जी તમે ગુજરાતી માનસ છો પણ એટલા સરસ हिंदी बोलो छो एम केम गुजराती होगी इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलते? तो बोले राजू जी मैंने स्टेशन पे चाय बेची है, चाय बेचते बेचते मैं हिंदी सीख गया। हमने कहा सर उसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे बंबई में लोग दारू पीते पीते अंग्रेजी सीख गए। ये बहुत सारी एक और राजू मेरे जहन में है बहुत,
एक जोक वो आप लोगों बाणों ने की किया था। बाणों की, वो मुझे सुना हाँ, था। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, मैंने कहा कमाल कमाल, पूरा बियर खानदान सब हंस के पागल हो गए थे। क्या था वो? या मैं भी उसको याद कर रहा हूँ। उसमें ये था कि भी हाँ, पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, फिल्म सिटी में, मृत्युशैया पे, फिल्म सिटी में शूट हो रही है। शूटिंग हो रही है, मृत्युशैया पे लेटे हुए हैं और तो पत्रकार सब आ गए और भीष्म पितामह जी से पूछते हैं, उनको प्रणाम करके कहते हैं कि कई हफ्ते होते जा रहे हैं और पब्लिक को लग रहा है कि इस संडे गुजरेंगे, इस संडे गुजरेंगे, आप मर नहीं रहे। तो भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्र मेरे समीप आओ, पुत्र सिरहाने आओ में, समीप आओ पुत्र, मेरे सिरहाने आओ पुत्र। मेरे ना मरने का एक ही कारण है कि अभी तक बिहार चोपड़ा ने मुझे पूरे पैसे दिए नहीं, पेमेंट नहीं दिए अभी तक, पेमेंट नहीं दिए। और मुझे याद है, मैंने देखा चोपड़ा साहब कैसे रवि चोपड़ा देख रहे थे और सब लोगों ने जो हंसी की ये उस समय। लेकिन सबसे बड़ा क्रेज तो आपका ही था और आपके लिए खूबी है कि न सिर्फ भीष्म पितामह बन के लोकप्रिय हुए, सब उसमें सर्वोच्च और अधिकतम लोकप्रिय तो आप ही हुए उसमें। और लेकिन फिर ये होता कि ये करके छोड़ दिया या एक ही पात्र को लिया, लिया, कहाँ भीष्म पितामह और कहाँ शक्तिमान, नया इमेज आ गया, नया इमेज। और तो ये बहुत बड़ी बात है, उसको हम लोग भी आपके इस कला को नमस्कार करते हैं। तो वहाँ एक दिन मैं शूटिंग में आया था फिल्म सिटी, तो अब उसमें अर्जुन सबको पता है, फिरोज नाम है उसका। अब लंच में तो नॉनवेज हमने सभी खाते थे भाई, वो फिरोज वगैरह समझते थे हम, तो भाई रोल अदा कर रहे हैं, एक पात्र अदा कर रहे हैं। अब उसमें मैं पास में शूटिंग कर रहा था कोई और, तो दिन में आ गया था, तो अब वो बीच में कर्टेन ऐसा पड़ा होता, तो वहाँ वो पीछे फिरोज अपना सब नॉनवेज और सब खा रहे हैं, नल्ला निहारी सब। अबे गूदा कहाँ गया, आर पार क्यों दिख रहा है, सब ऐसे लग रहे, इतने में सामने से फैंस आ रहे हैं, फैंस, हाँ फैंस में कुछ महिलाएं। अब उनकी नजर में तो अर्जुन पूरा गॉड के करीब, तो वो ऐसा खाते का, अबे ये महिलाएं कहाँ से आ रही हैं भैया, अरे इनको रोको यार, भगवान नीचे करो, भगवान नीचे करो। अब ऐसे कर, नहीं आपको देखते हैं, आप लोग साक्षात हमारे लिए देव तुल्य हैं और ये हमारे समझ लीजिए अहो भाग्य कि हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं, और कितनी बड़ी भाग्य की बात होती है कि सामने से हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं। हाँ हाँ, और निहारी ऐसे पकड़े हुए जी जी जी, शुक्रिया जी, धन्यवाद मेरे, अरे जी भाई आपके साथ है, आपके साथ, हमने कहा नहीं मेरे साथ नहीं है। अच्छा, अरे इनको ले जाओ यार, राजन इनको जब मैं आधा खाया। ये महाभारत के पात्र पूरे देश के लिए एक आदर्श बन गए थे। मुझे याद है एक बार हम जयपुर में शूट कर रहे थे, फाइट सीक्वेंस, 15 दिन की शूटिंग जयपुर में हुई थी, धड़कम घोड़े ये वो, 15 दिन धूल उड़ती थी इतनी जोर से कि हमको ऐसे बैठना पड़ता था। तो एक बड़ा सा टेंट बना दिया था, तो पता लगा कि हम सब अंदर बैठ के मेकअप करते थे, भीम, अर्जुन, कृष्ण, मैं, ये वो। 15 दिन में 14 दिन शूटिंग बराबर हुई। 15वें दिन पेपर ने लिख दिया कि महाभारत की शूटिंग चल रही है यहाँ से 25 किलोमीटर दूर गांव में। राजू तुम मानोगे नहीं, बैल गाड़ियों में आ रहे हैं लोग, वो आ रहे हैं और पूरे हम देख रहे हैं, मैंने कहा कहाँ से सब आ गए, और आके जो खड़े हुए तो टेंट को हिला रहे, तो टेंट के चारों तरफ, और मैं खड़ा देख रहा हूँ, अरे देख 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 करके अर्जुन अर्जुन अर्जुन, अरे इधर देख 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 भीम 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 भीम, और वो टेंट ऐसे हिल रहा है, वो ऐसे हिल रहा है, ऐसे हिल रहा है। ये हमारे लोगों की श्रद्धा है, तो महसूस किया था बहुत, और यही इसी पे हम जीते हैं। ऑडियंस तो हमारी मानना चाहिए, ऑडियंस का आदर करना चाहिए। ऑफ कोर्स फिर ऑडियंस शुड आल्सो मेंटेन द
कोरोना डिस्टेंस बहुत तो सारे नहीं, अच्छे लोग but- होते हैं, लेकिन कुछ जो बच्चे होते हैं जो चाइल्डिश होते हैं वो उतना आजकल कुछ ज्यादा हो गया है। जितना भी मैं देखता हूँ कि आजकल की फैंस जो हैं, कभी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैं अपने इन फैन से नाराज हूँ सर, तो मुझे बताना सर, आप ही हमारे भगवान हैं, मैं पिछले जन्म में भी आपसे प्यार करती थी, अभी भी प्यार करती, जन्मों जन्म मांगर प्यार करती रहूंगी। मैंने कहा ना मैं भगवान हूँ ना तुम भक्त हो, पहले मीराबाई बन के दिखाओ। तो कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा कुछ है। अपनी कोई लाइफ कोई प्राइवेट लाइफ नहीं रह सकती जाती सर देखो, सब कुछ उनका हो जाता है। राजू इस बात पे मैं पब्लिक का भी साथ दूंगा कि किसी ने आपको धक्का मार के नहीं बनाया है एक्टर, आप खुद अपनी मर्जी से आए। तो ये सब साथ में जितने कुछ है वो तो लेने पड़ेंगे आपको। मैंने कादर भाई को देखा है, अमरीश जी को देखा है, फोटो खिंचाने को कोई आता है ना, कौन है किसका कैमरा है, क्या है, कैमरा ले रहे हो, हटो उठ। गलत, वो गलत नहीं, मैंने उनकी साइड से भी देखा ऐसा भी, कई बार तभी होता है या तो वो कादर भाई को डायलॉग लिख रहे हैं, समटाइम कुछ हाँ, दिमाग में disturbance उनके चल रहा है, कुछ याद कर रहे हैं, वो बीच में आ गया, वो बीच में आ गए, कई बार ऐसा भी हुआ है। नहीं मैं दोनों का अपने अपना पक्ष है, पर अगेन मैं वही बात कहूंगा कि आप आए हो तो ये इस प्रोफेशन के हैजार्ड्स बोल सकता हूँ, ये हैजार्ड्स है जो आपको लेने पड़ेंगे। एक और चीज मुझे याद आ रही है, आपका कुछ रफी साहब, मुकेश साहब का कुछ था ये यहाँ पे मुंबई में जब हम आए थे, ऑर्केस्ट्रा ग्रुप ज्वाइन किया, तो क्योंकि यहाँ जो म्यूजिकल ग्रुप होते हैं वही एक तरह से मिमिक्री आर्टिस्ट को ले जाते हैं, क्योंकि वो जगह जगह कार्यक्रम होते हैं उनके, मेलोडी था बहुत बड़ा, कॉलेजेस में, शादीज में, गणपति में, दुर्गा पूजा में। पैसे मिलते हैं अच्छे आपको? वहाँ जब तक आप नए हो तो कम मिलते हैं, धीरे धीरे उसको लगता है ये तो बहुत तालियां बजती है, तो फिर वो बढ़ा देता है। पहले रूम आपको शेयरिंग में देता है, फिर धीरे धीरे अपना सेपरेट रूम मिलने लगता है खुद की हस्ती बढ़ती है। हाँ, फिर वो बाद में फ्लाइट मिलने लगती है। बट आप जैसे आर्टिस्टों को कहूँ, यही जो जिंदगी है, यही तो मजा आता है, स्ट्रगल, स्टैंडिंग कॉमेडी के लिए स्टेज चाहिए और ऑडियंस, बस स्टेज ऑडियंस, तो इसका भी एक मजा आता है। एक दो अजीब बातें मैं बताता हूँ। ऑड, मैं तब मेलोडी मेकर्स और इस तरह के तबस्सुम का भी ग्रुप था, हाँ, सुनहरी यादें भी था, एक कोई कलाकार ऑर्केस्ट्रा थे, कई यहाँ ऑर्केस्ट्रा टीम थी। तो यहाँ मुंबई में एक कल्चर है, ऐसा शायद और जगह नहीं होता, कि एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप पूरा एक बस में बैठ जाता है, उन्हीं की अपनी बस होती है, पूरी बस होती है। हाँ, उस बस में ड्रमर कहाँ बैठेगा, ढोलक वाला कहाँ बैठेगा, मिमिक्री आर्टिस्ट कहाँ बैठेगा, सबकी जगह फिक्स है, सब अपनी अपनी जगह जाके बैठ जाते हैं। वहाँ सिंगर लिखा है, सिंगर ऐसे बैठ गया। तबस्सुम दीदी की सीट थोड़ा अच्छी होती है, डबल होती है। ये लोकल की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया डोमेस्टिक। एक बार दादर से निकली, दादर से निकली, वो 1.5 महीने बाद, कभी कभी 2 महीने बाद लौटती थी। पूरा पुणे, इचलकरंजी, सांगली, कोल्हापुर, हाँ, 1.5-2 महीने ऐसे करते करते ऐसे लौटते थे। तो ये टूर में कभी सुदेश भोसले हुए, हम लोग एक दूसरे के रिप्लेस भी बन जाते थे। सुदेश अवेलेबल नहीं है तो मैं, या जॉनी भाई जा रहे थे, जॉनी लीवर फंस गए तो मैं, ऐसे करके हम लोग पूरा टूर करके आते थे। तो एक बार ऐसे टूर के लिए निकले हुए थे। अच्छा, चूंकि 1.5-2 महीने के लिए निकले थे, हमें पता नहीं था कि मिथुन चक्रवर्ती करके कोई हिट हो गया है। अच्छा, हाँ, मैं स्टेज पे आऊं, तो शत्रु की आवाज, जितेंद्र की आवाज, शशि कपूर, ये सब मैं करने लगा था। वो मेरे समझ में आ गया था धीरे धीरे कि अमिताभ बच्चन का मैं आदर करूंगा, क्योंकि वहां से मुझे स्टार्ट हुआ, लेकिन मुझे उनके साये में नहीं रहना है। ये महसूस हुआ, ये पता चल गया था, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए लोग नहीं चलते, डाइवर्सिफाई होना चाहिए, नकल करने तक ठीक रहता है। तो फिर उसमें तभी तो सब लालू और अटल जी सब जुड़ते चले गए। हाँ, तो मैं वैरायटी बनी, तो मैं राजू श्रीवास्तव बना फिर राजू श्रीवास्तव, मिमिक्री आर्टिस्ट, या लोग जूनियर अमिताभ बोलते हैं। हाँ, पहले जूनियर अमिताभ, मेरा तो नाम ही नहीं लेते, अरे उसको बोला जूनियर अमिताभ। हाँ, तो अपने नाम के लिए मैं इससे कहूंगा कि आप अगर कोई कलाकार दिख रहा है तो ओरिजिनलिटी रखनी पड़ेगी अपनी पहचान बनाने के लिए। yes, even मैं भी ये बोलता हूँ। हाँ, आप 2.5 घंटे फिल्म में मिमिक्री नहीं कर सकते। एक 1.5 महीने 2 महीने के लिए हम लोग टूर में निकले हुए हैं मुंबई से। इस बीच मिथुन चक्रवर्ती नाम का कोई एक्टर आ गया है और हिट हो गया है, वो मुझे नहीं पता। डिस्को डांसर वगैरह आ चुकी, बी सुभाष जी की।
अब मैं तो स्टेज पे आऊं तो वही शशि कपूर सुना रहा हूँ, वो सुना रहा हूँ, कमाल करते हैं शशि जी। एक जमाना था, लड़कियां पर्दा मजा करती थी, कपड़े धोया करती थी, क्या करती थी, कमाल करते हैं। जितेंद्र, एक हिंदुस्तानी नारी रोमांस जैसे पवित्र किताब में किसी और की तस्वीर नहीं रख सकती है, माँ तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। धर्मेंद्र ये वो सब, तब तक मैं दिलीप कुमार वगैरह सब करने लगा था और अमिताभ को रखता था क्लाइमेक्स के लिए। अब ये मैं करूं, सामने से आवाजें आ रही, मिठुन मिठुन तुम्हारे तो मैं कलाक्षर भैंस बराबर। हाँ, मैं उसको उसकी बात को भुलाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल शत्रुघ्न सिन्हा से नहीं, फिर शत्रुघ्न सिन्हा, मिठुन मिठुन जी जी दिलीप कुमार की फरमाइश कर रहे हैं, जरूर जरूर, जबकि मैं सुन रहा हूँ, तेरे को भी नया नाम नहीं मैं सुन रहा हूँ और रियलाइज भी कर रहे हो कि कुछ मिठुन, मैं उसको कवर कर रहा हूँ, मैं उसको ऐसा शो कर रहा हूँ कि मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ जी जी, जरूर जरूर, हाँ हाँ, कौन सा, अच्छा अच्छा, अनिल कपूर, जरूर सुनाऊंगा, ऐसा कुछ करके, लेकिन टालने की कोशिश लग ही रहा वो। फिर शो अभी जल्दी से अमिताभ बच्चन वगैरह लिया, साइड में आया, अब हम लोग खाना वाना खा रहे हैं, हमने क्या यार मिठुन मिठुन कर, मिठुन कौन है, क्या बोल रहा था, तो अरे बोले वो हिट हो गया, ऐसा ऐसा है। तो हमने कहा देख लेते हैं फिल्म डिस्को डांसर, तो उस शहर में लगी नहीं डिस्को डांसर। अगले दिन जहाँ शो है वहां नहीं लगी थी, छोटा कस्बा था। मेरी बस के वो ड्राइवर ने देखी हुई थी, तो बस ड्राइवर ने बोला हाँ मैं देखा है। हमने कैसे चलता है, वो ऐसे करता है, तेरी जात का पैदा मारो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या बोला, कोई शक, उसने मुझे ड्राइवर ने बताया। हमने फिर से बताया, 2 बार बताया शाम को। अरे वो खुद कर पा रहा था इसी तरह से, हाँ थोड़ा ऐसा टेढ़ा हो गया ड्राइवर, तेरी जात का पैदा मारो, माँ कसम अगर तूने ऐसा किया तो मैं तेरे को नहीं, ऐसा सुना। तो वो फिर मैं 2 बार सुना शाम को, रिस्क लेके, अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन मैंने क्या, आइए देखिए। और अब मिठुन चक्रवर्ती, बिना फिल्म देखे वो मैंने किया और रिस्पॉन्स आया वंस मोर, हिट फॉर वंस मोर, वंस मोर बिना देखे। और फिर मैंने वंस मोर किया, पूरा शो खत्म हो गया, टूर खत्म हो गया, मुंबई आया, सबसे पहले सूटकेस रखा, पिक्चर देखो कैसे बोल, ये ऐसे ही आप लोग अपनी डिक्शनरी अपनी लाइब्रेरी में ऐसे ही बढ़ाते रहते हो? हाँ इसी तरह से, मतलब नए आपको idea कितनी प्रैक्टिस करते हो आप लोग एक आवाज को पकड़ने में? अब प्रैक्टिस, जैसे यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो तुमने ऐसे ही कर दिया। प्रैक्टिस की अब जरूरत नहीं, अभी विद इन हो जाता है, जिसका सोचो और कंसंट्रेट करो हो जाता है मोस्टली 90%। और अब पूरे हम 1 घंटे के सेशन में से मिमिक्री करें, वो भी लोग भी नहीं चाहते, अब वैरायटी चाहिए। तो अब अपनी बात, जैसे गजोदर है, वो तो किसी की नकल नहीं है। गजोदर कैसे आया, मुझे एक जानना है। गजोदर हमारी ननिहाल में, मतलब नॉट इन कानपुर, मदर के माता जी के गांव में, वो गांव रायबरेली से पहले और उन्नाव के पास। तो वहाँ साल में जो छुट्टियां जो बच्चे बिताने जाते थे, पहले ननिहाल वगैरह ही जाते थे ना, आजकल तो बच्चे गोवा वगैरह चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। पहले जैसे स्कूल के एग्जाम हो गए तो 2 महीने की छुट्टियां होती थी, नानी के हमेशा फिक्स दादी के यहाँ जाते थे, तो वहाँ जाते थे। तो वहाँ एक नाऊ थे, हेयर कटिंग वगैरह के नाई, हाँ वो थे, तो उनका नाम था गजोदर। तो वो गांव में क्या होता है कि जो मेरे मामा के मिलने वाले, वो सब मामा ना, पूरा गांव मामा, हम सबके भांजे गांव में पहुंच गए। तो वो आ जाते थे बकसिया लेके, तो हम लोग के बाल काटने, तो वो काटते कम थे, स्टोरी ज्यादा सुनाते थे। हाँ नहीं, कान तुम करो, उनके पास ही होता है ना। हाँ, एक पकड़े, वो डकैती पड़ गई है, उनके यहाँ पंडितन के यहाँ पे ऐसा हुआ, यादव के यहाँ राइफल रही, तो राइफल रात में चलाए हैं तो बच गए हैं।
नहीं तो कल लूटे बैलगाड़ी आ गई रही, बैलगाड़ी को वहाँ खदेड़े हुआ जाए वो घोड़म बैठे आए प्रधान जी, तो प्रधान जी के पास लाइसेंस ही है, प्रधान जी फायर किए, तो प्रधान जी को भागे, वहाँ थाने पहुंचे, दरोगा मिला रहा, दरोगा पहले पता रहा, दरोगा उनको बताया रहा, ऐसे कर पूरी वो झूठी उनके पास कहानी वो सब बना हम लोग अच्छा फिर हैं तो लूटा फिर लूटा, अच्छा अब पुलिस कहाँ है, तुम चुप बैठो ना, तुम्हारा कान कट जाए, तुम खाली चुप होता ये कि आप आगे हैं वो पीछे है, पूरा आपका ये लेके बैठा हुआ दोनों का। हमने यहाँ आप देख भी नहीं पाते, हाँ कलम बना रहा है, तो हमने कहा लग रहा है ब्लेड बदलो, तो कह रहा है अरे जब तक बदलेंगे तब तक तो हो जाएगा। अभी वो गजोदर मुझे मुंबई जब आया तो गजोदर मुझे याद रह गए, मतलब नाई को गजोदर बना दिया आपने? हाँ नहीं, गजोदर नाम के नाई थे। अच्छा, नाम उनका नाई गजोदर था। हाँ, तो जब बॉम्बे आया तो मुझे किसी कहानी में पात्र में कैरेक्टर की जरूरत पड़ी, तो ऐसा कुछ सोच के नहीं, मैं कोई दिनेश महेश भी कर सकता था, पर तुमने वही रख दिया ना, गजोदर बोल दिया तो वो आइटम हिट हो गया। तो काफी देख के लोग गजोदर बोलते हैं। एक डायलॉग सुना था कोई गजोदर के साथ? गजोदर के बहुत सारे, बहुत जोक्स बने मुझे याद है, पूरे पूरे यूट्यूब भरा पड़ा। हाँ, तो गजोदर एक दिन हमने देखा गजोदर भैया के यहाँ पे टैटू बना हुआ। अच्छा। और टैटू में क्या बना हुआ? गिटार। अच्छा। तो हमने कहा क्या गजोदर भैया टैटू बनवाए हैं? भैया ठीक रहता है, मनोरंजन भी हो जाता है, गरीब आदमी है मिश्रा, ए यादव अब टैटू बनवा लिया, अपना मनोरंजन कर लेते हैं। तो हमने कहा टैटू से कैसे मनोरंजन? गिटार बनवाए भैया, तो जब यहाँ खुजाते हैं तो बजता है। क्या है मैं मतलब देख के खुश रहते, सुन के आदमी पेट भर लेता है, वैसे खुजाने से म्यूजिक आ रही है। या शक्तिमान में भी राजू आपकी एंट्री हुई थी, और वो हमारे रिलेशनशिप की वजह से कि मैं बहुत पसंद करता था तुमको स्टेज पे कभी भी, और तुम जब आते थे तो फिर मैं ऐसे हो जाता था। तो बात निकली थी एक एडिटर को, एक थोड़ा सा बदमाश एडिटर को बनाना है उसको, तो मैंने राजू को बोला राइट। और राजू बोला तो आपने काफी देर तक किया, मुझे याद है कम से कम 14-15 एपिसोड थे किए उसमें। और किस ईयर की बात होगी? ये 97 से लेके 2005 तक शक्तिमान चली, 7 साल। हाँ, तो 99 के आसपास। हाँ 99, उस वक्त 2 साल शक्तिमान को हुए थे। विलेनियस कैरेक्टर था, पान खाए रहता था, हमेशा पीक रहती थी। ऐसा नहीं कहा है, शक्तिमान जो कहा है वो तो थोड़ी ऐसा बोल सकता है। यस, गंगा दरबार बैठे बात कर रहे हैं गंगा दरवा और शक्तिमान हुआ, और वो बहुत लोग लाइक करते थे। इनफैक्ट मेरे को इस पूरे प्रोग्राम के कमेंट्स में आता था, अरे भाई राजू श्रीवास्तव को बुलाओ ना। मैंने कहा बुलाऊंगा भैया, वो तो हमारे घर का है, बुलाऊंगा उसको, बट इट टुक लॉन्ग टाइम। राजू जी, मैंने आपकी जर्नी देखी है, मैं बहुत पहले से आपको देखता आया हूँ, क्योंकि मेरी खुद की जर्नी 40 साल की है। तो मैंने आपको ग्रो होते हुए देखा है। जैसे आपने कहा कि पर्दे के आगे खड़ा होना पड़ता था सिर्फ फिलर के लिए, अभी हम आते हैं और पर्दा बंद करके औरों को बुलाया जाता है गाने के लिए। खासतौर से इसका क्रेडिट लाफ्टर चैलेंज को बहुत जाता है। मुकेश जी, जब लाफ्टर चैलेंज में भाग लेने के लिए मुझे फोन आया तो मुझे लगा कि एज ए जज बुलाया होगा, जज करो, सेलेक्ट करो कि भाई मैं वहाँ जज बन के बैठूंगा। तो क्योंकि उसके पहले मेरे ऑडियो कैसेट बड़े हिट हो चुके थे। ऑडियो कैसेट, सब सीडी कैसेट। हाँ, तब ऑडियो कैसेट्स का जमाना था। वो वाले ऑडियो जो फंस जाते थे तो हम लोग पेंसिल डाल के घुमाते थे। तो वो खूब रिक्शे में बजते थे, खूब बसों में खूब बजते थे। मुंबई शिरडी बसों में हमने बहुत सुने उनको, लेकिन वो ऑडियो थे। तो उसकी वजह से मेरे राजू श्रीवास्तव नाइट वगैरह हम तब भी कर रहे थे। तो फिर हम पहुंच गए, वहाँ पहुंच गए तो पता चला कि ये तो मुझे एज ए पार्टिसिपेंट ले रहे हैं, मतलब ऑडिशन दो। हाँ, ऑडिशन दो और पार्टिसिपेंट बन के भाग लो। तो मैं धीरे से लौट आया घर, और मैंने कुछ अपने ऑर्गेनाइजर से, इवेंट्स वालों से पूछा जो इवेंट कराते थे कि यार ऐसा पार्टिसिपेंट के लिए आया है। तो बोले नहीं हो तो उसमें भाग नहीं लेना, कोई छोटा सा शो हो रहा है, उसमें सब नए लड़के आए हैं, कहाँ से गाँव से आए हैं, उनको कोई जानता नहीं, उनके बीच में मत जाना, और वो शो चलने वाला है नहीं, तुम्हारे जो थोड़े बहुत शो चल भी रहे हैं
वो बंद हो जाएंगे और हम भी बुक नहीं करेंगे। बोले उसमें तुम किसको जानते हो? हमने कहा है कोई सुनील पाल करके, तो उसको भी नहीं जानते। वो कोई एहसान करके है, तो उसको भी नहीं जानते। सुना तुम्हारे फैंस थे मेरे साथ जितने भी हाँ, मैं आगे आ रहा हूँ उसमें। तो हमने कहा यार उनका भी मैंने नाम नहीं सुना। मेरे बगल में कोई बैठा हुआ था, उसको भी नहीं जानते थे भाई। नेचुरली हम जानते थे जावेद जाफरी को, जॉनी लीवर को, और असरानी जी और राकेश बेदी और हाँ, इन लोग। सुनील पाल को भी नहीं जानते। हाँ, तो इनमें से कोई नहीं। तो हम लौट आए चुपचाप। तो फिर वो डायरेक्टर उसके पंकज सारस्वत, उन्होंने कहा कि मिलना चाहते हैं। हमने कहा मिल के क्या फायदा है? तो बोला कि नहीं हम तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं, तो चलो। बोले नहीं करना, लेकिन हमें चाय पिला तो लो, चाय तो पिला दो आगे। तो फिर उसने समझाया, एक लाइन उसकी बहुत अच्छी लगी। बोले यार एक तो ये बात है, जो दिखता है वो बिकता है, अपनी इंडस्ट्री में चलता है। और दूसरा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। यू नेवर नो, जिसको आप छोटा समझ रहे हो वो बड़ा हो जाए, जो बाद में वही हुआ मेरी लाइफ में। और बोले अमिताभ बच्चन सुपरस्टार फिल्मी दुनिया का, उन्होंने जब टीवी के लिए हाँ किया था, कौन बने करोड़पति जब उनका आने वाला था, तब उनका बहुत मजाक उड़ा था सब। अरे सुपरस्टार टीवी पे आ गए, टीवी पे आएंगे, दाढ़ी बढ़ा के आ गए, टीवी आएंगे, टीवी पे करे। अमिताभ बच्चन के ये दिन आ गए, टीवी पे आना पड़ेगा। लेकिन अमिताभ बच्चन को और उनके मेकर्स को शायद अपने काम पे भरोसा था, और वो इतना हिट हुआ कौन बने करोड़पति। उन्होंने ही बनाया अमित जी को सेकंड इनिंग। हाँ, उन्होंने बनाया कि वो शो जब आता था और आपका महाभारत जब आता था, तो सड़कें खाली जाती। हाँ, उस समय मैंने ड्राइविंग सीखी। उस समय ड्राइविंग सीखी क्योंकि सड़कें खाली थी। तो जब उन्होंने अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल दिया, बोले कि अब हर कोई आ रहा है, सारे बड़े बड़े स्टार्स टीवी पे आ रहे हैं, सब शाहरुख, सबके शो आने शुरू हो गए थे। हाँ, तो हमने कहा ये बात तो ठीक कह रहा है। तो फिर मैं पहुंच गया ऑडिशन। अब ऑडिशन में गया तो वहाँ एक कोई पटना का बैठा हुआ है, एक कोई इलाहाबाद का बैठा हुआ है, एक कोई भोपाल का बैठा हुआ है, सब नए लड़के जो पहली बार मुंबई आए थे। वो कितने तो उन्होंने पहली बार तो फ्लाइट में बैठे थे, उसमें बहुत सारे तो पहली बार किसी होटल में आए थे, होटल का खाना खा रहे थे। तो वो कोई, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, हम भी कभी नए थे, हम भी कभी इसी तरह ही आए थे। मैं बताना चाह रहा था कि हम उनसे ज्यादा पापड़ बेल चुके थे, करेक्ट, हम उनसे ज्यादा घिस चुके थे। तो उसमें से एक दो तीन लोग थे, तो उसमें एक तो आया मेरे पास, मुझसे बोला कि भैया आप तो इस शो के जज होंगे। हाँ, तो भैया ध्यान रखिएगा, कोई गलती हो जाए। अच्छा, वो मैं मानने को तैयार नहीं थे कि तो आप भी मेरे साथ ऑडिशन है, मैं उनके साथ पार्टिसिपेंट हूँ। तो आप तो जज हैं भाई साहब, तो देख लीजिएगा, कुछ गलती हो तो संभाल लीजिएगा। और ये एक उधर से आया, उसने कैमरा निकाला, वो बड़ा वाला कैमरा था, उसमें वो बॉक्स कैमरा वाला, और इसे लगा रहा। हमने कहा कैमरा, आपके साथ फोटो लेंगे। एक ने तो कमाल बात कही, जो बोले भैया ऑडिशन देने आए हैं, सिलेक्शन हो ना हो, हमें इसी बात की खुशी है कि हमारी मुलाकात राजू श्रीवास्तव से हो गई, जिनके कैसेट सुन के हम तैयार हुए। हमने सोचा है कि हम इस लाइन में जाएं, उनके कैसेट सुन के। अब ये तीनों चीजें ही बता रही थी। आप खुद बताइए तुम्हारा क्या हक कि मैं क्यों करता ऐसा शो? सब तुम्हारे फैंस, जिगरा चाहिए ऐसे शो करने के लिए। तो मैंने धीरे से फिर अपने ड्राइवर को ऐसे फोन किया, ऐसे गाड़ी लगाओ गेट पे। तब तक गाड़ी वाड़ी थी मेरे पास, तो तब तक मैं रिक्शे से निकल चुका था, गाड़ी ले ली थी। तो उसने गाड़ी लगाई, फिर मैं चुपचाप गाड़ी में बैठा, भाग आया वहां से। हाँ, दूसरी बार भी फिर घर आया। 3 बार आ गया था भाग के। चौथी बार में पंकज ने कहा कि अब पंकज की चाहे अच्छाई हो, पंकज प्राशर, पंकज सारस्वत, हाँ, चाहे उसकी अच्छाई हो कि एक आर्टिस्ट उसको चाहिए था और उसको कुछ मुझे वो भी उसमें अच्छाई देख रहा, वो अच्छाई देख रहा, या चैनल हेड ने, किसी ने मेरा कोई शो देखा होगा, वो कह रहे थे कि हाँ तुम डिमांड में तो होगे, तभी तो बुलाया। कह रहे होंगे कि नहीं, एक 2-3 तो ऐसे रखो जो शो कहीं वीक हो तो संभाल लें। तो जो प्रेशर रहा हो में भी, तो फिर वो आया और इस बार फिर समझाया, बोले राजू भाई आप एक एपिसोड करो, उसके बाद हाँ फिर डिसाइड करो। फिर मैं गया, वो एक एपिसोड करा, उसका प्रोमो आना शुरू हो गया। प्रोमो आए तो जो बड़े ऑर्गेनाइजर्स हैं बॉलीवुड में, मोरानी ब्रदर्स, और कुछ एक उस समय जे अब्बास थे, एक
जो बहुत शो कराया करते थे, उनका फोन आया मुझे, बोले एक प्रोमो आ रहा है कोई कॉमेडी शो का, उसमें एक लड़का तुम्हारी तरह दिख रहा है। तुम्हारी तरह दिख रहा है। नहीं, आगे सुनिए, तुम्हारी तरह दिख रहा है, वो तुम तो नहीं हो ना, हाँ तो तुम मत करना यार ऐसा शो, उसमें एक भी लड़का पहचान का नहीं है, सब और उसमें जज रखा है एक क्रिकेटर को एक सरदार जी हैं, सिद्धू नाम है, तो जिनका उन्होंने जिंदगी में कभी कॉमेडी की नहीं, ये तो कमेंट्री करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उनको जज रखा है। अरे जज रखना था तो असरानी जी को रखते, जगदीप को रखते, तो अरशद वारसी को रखो, बोमन ईरानी को रखो, जॉनी लीवर को, क्रिकेटर है यार, वो पूरा सेटअप ही गड़बड़ है उसमें, तुम मत जाना, तुम्हारे शो बंद हो जाएंगे। तो मैंने कहा हाँ नहीं वो मैं नहीं हूँ हिट होकर देखा जाएगा। लेकिन पंकज को भी धन्यवाद, सारस्वत को, हमारी ऑडियंस को भी धन्यवाद, उसमें जो मुझे प्यार मिला पूरे देश में, मुझे लगता है इतने साल की जो ड्यू था मेरा वो मिल गया, वो मुझे ईश्वर ने दिया। मतलब तुम सिलेक्ट तो इमीडिएटली हो गए होंगे। हाँ, एक आइटम किया, बोले ये दूसरा सुना है, बोले ये भी चाहिए, तीसरा सुना है ये भी चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि उनको इतना अच्छा लगा, बोले सारे एक ही एपिसोड में डाल देते हैं उसको। तो फिर उनकी टीम ने कहा नहीं फिर आपको कई एपिसोड संभालने होंगे ना, कई एपिसोड हो सकता है, कोई कमजोर एपिसोड हो, कोई ढीला एपिसोड हो, तो बजाय एक में डाल के इनका कई में डालो। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे एपिसोड करा लिए। So that gave you, जो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा कि आप लाइमलाइट में तब आए, तो इसको लाइमलाइट कैसे, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ये है वहाँ से गजोधर फेमस हुआ। तो यहाँ पर हम विराम लेना चाहेंगे। आपने भी इनके मुंह से बहुत सारी बातें सुनी, मेरे मुंह से भी बहुत सारी बातें निकली, इनकी हर मुंह से निकली बात पर आपने देखा होगा मेरे मुस्कुराहट नहीं, मेरे लाफ्टर आ गए। तो ये राजू श्रीवास्तव है जिसको मैं हमेशा एंजॉय करता आया हूँ। जब भी किसी भी स्टेज पे, कहाँ भी फंक्शन में मैं चीफ गेस्ट हूँ या कुछ पे और ये आके बोलते हैं तो मैं हंसे बिना नहीं रहता। तो मैं राजू जी, हमारे इस शो की परंपरा है कि हम जाने वाले को अच्छा खाली हाथ नहीं कुछ मिलता भी है। तो थोड़ा ये बीच में छोटी सी भेंट। वो मेरे चाचा की बात याद आ गई। किसे? ये सब ऐसे ही करते हो या कुछ मिलता भी है? ये हर चाचा पूछता है, जैसे हर चाचा जिस तरह को उससे पूछा था पैसा क्या मिलता है, वो तुम सुना है कभी? तो ये था आज का हमारा मनोरंजन का कार्यक्रम। मैंने आपको कहा था कि इस प्रोग्राम में मैं कभी सीरियस भी बात करूंगा, कभी मनोरंजन की बात करूंगा, लेकिन मनोरंजन में अश्लीलता नहीं होगी। जी बिल्कुल। इसी बिनात पर मुकेश खन्ना शो खड़ा हुआ है किसी और शो के सामने। मकसद यही था कि इंटरव्यूज शालीनता से भी लिए जा सकते हैं, जोक्स जो हैं वो डबल मीनिंग के जरूरी नहीं होने चाहिए, बिलो द बेल्ट नहीं होना चाहिए। और आपने देखा कि इनकी साफ सुथरी कॉमेडी, इनके साफ सुथरे मेरे साथ, और मैंने इनके बातों को सुना, तो ये राजू जी हैं, राजू श्रीवास्तव जी हैं, शक्तिमान में भी काम कर चुके हैं, लॉन्ग एसोसिएशन है मेरे साथ, मैं इनको उस जमाने से जानता हूँ जिस जमाने में अमिताभ बच्चन जी पर आज इन्होंने अपना रूप बदला है। तो अब मैं चाहूंगा कि ये बताऊं आपको कि अगले वीक मैं किसको लेकर आ रहा हूं। ऐसी कोई हस्ती होगी, ऐसे ही कोई किरदार होगा, ऐसे ही कोई बड़ी महानुभाव होगा, कौन होगा ये नहीं बताऊंगा, वेट करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए।